So, hello everyone. So before starting with the chapter of quality review, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक बेस समझ लेते हैं पूरे चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर ऑफिशियली अपन चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, ऑफिशियली चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर खाली अपन एक बेस क्लियर कर रहे हैं, पूरे चैप्टर का एक बेसिक अपना क्लियर कर रहे हैं, फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, जिसके बाद वो चैप्टर अपने लिए आसान हो जाएगा। राइट, ऑफिशियली तो चैप्टर अपन अगले वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ क्वालिटी रिव्यू, एक बार ना इसको पीयर रिव्यू से कंपेयर करके देखते हैं, बहुत अच्छे से कंपेयर करके देखते हैं। पीयर रिव्यू के चैप्टर में ऑलरेडी हमने कंपैरिजन के क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब दिस इज बट दिस इज अ मोर डिटेल्ड कंपैरिजन दैट विल गिव यू ए बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट द क्वालिटी रिव्यू इज। ठीक है, तो पीयर रिव्यू के चैप्टर में अपन ने क्या डिस्कस किया? पीयर रिव्यू के चैप्टर में अपन ने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस करा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर क्या करेगा, एक सीए फर्म के काम को रिव्यू करेगा। एक सीए इन प्रैक्टिस दूसरे सीए इन प्रैक्टिस के काम को रिव्यू करेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाकर दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम को रिव्यू करेगा। और रिव्यू क्यों करेगा? कि रिव्यू क्यों करेगा? क्या उसका इरादा फॉल्ट फाइंड करना था? क्या उसका इरादा डेफिशिएंसीज फाइंड करना था? द आंसर इज नो। उसका इरादा फॉल्ट फाइंड करने का नहीं था, उसका इरादा डेफिशिएंसीज फाइंड करने का नहीं था, उसका इरादा आइसोलेटेड केसेस ऑफ एंगेजमेंट फेलियर आइडेंटिफाई करने का नहीं था। उसका जो इरादा था वो क्या था कि पता चले कि भैया सीए इन प्रैक्टिस कहां डेफिशिएंट है अपने ऑडिट में, पता चले कि सीए इन प्रैक्टिस के यहां पे कमी क्या है, ताकि अगर वो डेफिशिएंसी का पता चल सके कि सीए इन प्रैक्टिस कहां अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, कहां अपने ऑडिट फंक्शंस अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, तो रिव्यूअर क्या करेगा, उसे सजेशन देगा और बताएगा देखो यहां यहां कमी है, आपने वर्किंग पेपर्स अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, यू नीड टू मेंटेन मोर ऑफ वर्किंग पेपर्स, यू नीड टू गिव मोर ट्रेनिंग टू द स्टाफ। एंड अकॉर्डिंगली रिव्यूअर क्या करेगा, प्रॉपर रिकमेंडेशंस देकर जाएगा, प्रॉपर रिकमेंडेशंस देकर लेकर जाएगा। और प्रैक्टिसिंग यूनिट को देखकर क्या करना है, पीयर रिव्यूअर के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑडिट ऑपरेशंस इंप्रूव करने हैं, ताकि उनके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इनहेंस हो सके, ताकि उनके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेटर हो सके। राइट, so this is the review mechanism that is set up by the Institute of Chartered Accountants of India. This is the review mechanism that is set up by the Institute of Chartered Accountants of India to ensure that कि जो अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं, एक सीए का जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो इनहेंस हो सके। अगर कहीं भी डेफिशिएंसीज है उसके काम में तो उसको पता चल सके। पीयर रिव्यू का जो इंटेंशन है, पीयर रिव्यू जो आईसीआई कंडक्ट कराती है, उसका जो इंटेंशन है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पता लगाया जाए कि सीए फ्रॉड कर रहा है, सीए को जेल में डाला जाए, सीए के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ऐसा कहीं कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कहीं कोई इरादा नहीं है। हम तो पीयर रिव्यू के अंदर तो एक अच्छा इंटेंशन होता है, एक नोबल इंटेंशन होता है। पीयर रिव्यू के अंदर तो बेसिकली जस्ट रिव्यू ऑफ वर्क, इट जस्ट ए रेगुलर रिव्यू ऑफ वर्क, कि एक रिव्यू करा लिया जाए, पता लगाया जाए कि भैया कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, जो सीए फर्म है उसने अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है क्या, वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं क्या, वो लोग वर्किंग पेपर्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं क्या, जो भी आईसीआई के क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही तो वो डेफिशिएंसीज रिव्यूअर लिख देगा, वहां पे अपना रिपोर्ट जारी कर देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी कर देगा, और फिर एक फॉलो ऑन लेगा बाद में टू एंश्योर कि वो जो भी डेफिशिएंसीज थी उन डेफिशिएंसीज को सीए फर्म ने पूरा किया या नहीं किया, उन डेफिशिएंसीज को, उन कमियों को सीए फर्म ने ठीक किया या नहीं किया। एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। राइट, तो पीयर रिव्यू कौन कंस्टिट्यूट कराता था? आईसीआई। पीयर रिव्यू कौन कंडक्ट कराता था? आईसीआई। और उसके लिए किसे कंस्टिट्यूट किया गया था? पीयर रिव्यू बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया था। तो पीयर रिव्यू आईसीआई कंडक्ट कराता था और वहां पे पीयर रिव्यू बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया था। इंटेंशन फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल नहीं था, बट इंटेंशन था टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इंटेंशन फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल नहीं था, बट इंटेंशन था टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी सी इन पीयर रिव्यू। अगेन अटेस्टेशन सर्विसेज परफॉर्म्ड आर कवर्ड इन द रिव्यू। तो हम लोग डिस्कस करते थे वहां पे कि जो भी अटेस्टेशन फंक्शंस या जो भी एश्योरेंस फंक्शंस एक सीए ने परफॉर्म किया है उनको रिव्यू में कवर किया जाता है, उनको रिव्यू में कवर किया जाता है। वहां पे किसे अपॉइंट किया जाता था सर? पीयर रिव्यूअर को अपॉइंट किया जाता था, और पीयर रिव्यूअर एक असिस्टेंट की मदद ले सकता था जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसके अलावा अपन ने स्कोप डिस्कस किया, अपन ने एप्लीकेबिलिटी डिस्कस किया, अपन ने प्रोसेस डिस्कस किया, अपन ने क्वालिफिकेशन ऑफ रिव्यूअर डिस्कस किया, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस करी वहां पे। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन पीयर रिव्यू। राइट, अब अगर हम लोग क्वालिटी रिव्यू की बात करें, अगर हम लोग क्वालिटी रिव्यू की बात करें तो लगभग क्वालिटी रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, बट सेम नहीं है। अब क्वालिटी रिव्यू के अंदर भी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, यहां रिव्यू कराया जाता है,
यहां रिव्यू कराया जाता है किस चीज का? यहां रिव्यू कराया जाता है क्वालिटी का। यहां रिव्यू कराया जाता है किस चीज का? यहां रिव्यू कराया जाता है क्वालिटी का। अब यहां पे क्या होता है, एक रिव्यूअर आकर, यहां पर क्या होता है, एक रिव्यूअर आकर सीए के क्वालिटी का रिव्यू करता है। अब व्हाट वी कॉल एज क्वालिटी, क्वालिटी क्या हो गया? क्वालिटी मतलब, बेसिक मतलब क्वालिटी का क्या होता है यार, कोई आपको नहीं भी देख रहा है ना, तब भी आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्वालिटी। कोई आपको नहीं भी देख रहा है तब भी आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए क्वालिटी। एक एम्प्लॉय है, वैसे तो पता चला कि भैया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन अगर कलीग्स नहीं है, बाकी एम्प्लॉयज नहीं है, बॉस नहीं है, तो पूरे दिन मूवी देख रहा है, तो वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी मतलब क्या हो गया कि जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब भी आप उतने ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसको क्वालिटी कहा जाता है ना। तो बेसिकली इस रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सीए क्वालिटी को पूरा कर रहा है कि नहीं। अल्टीमेटली जब आप एन ऑडिट करते हैं, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, उससे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स अपना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। All the stakeholders, all the investors, the users of financial statements, everyone has their expectation from the chartered accountant, right? एंड आज की तारीख में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा, तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट होगा उस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्लीन ओपिनियन दे दिया तो हम लोग उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर वहां पैसा लगा सकते हैं, अपना हार्डकोर मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन द शेयर होल्डर्स हैव। इन्वेस्टर्स ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई एक बार सीए ने ऑडिट करके दे दिया तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को कंपनी में मेजर फंडिंग करनी है कि नहीं, मेजर इन्वेस्टमेंट डालना है कि नहीं। बैंक्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि भाई अगर सीए ने ऑडिट करके दे दिया तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अपन डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी कैन एक्चुअली गिव लोन्स टू द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ये जो ऑडिट का मैकेनिज्म है, इससे अपने को कोई भी प्रोबेबल फ्रॉड्स वगैरह होने के चांसेस होंगे तो उसका अंदेशा पहले ही लग जाए, उसका आइडिया पहले ही लग जाए, एंड हम लोग उन फ्रॉड्स वगैरह को होने से रोक सके। तो इकोनॉमी का हर एक यूजर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पालता है, और इसीलिए जरूरी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योर करे कि जब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली जब वो स्टेट ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसका ऑडिट का क्वालिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल पे हो। इसलिए क्या जरूरी है कि जो उसका ऑडिट का क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे हो, जो उसका ऑडिट का स्तर है वो नेक्स्ट लेवल पे हो। He takes the standard of audit to this level. Although we study that he can obtain only reasonable assurance, but not absolute assurance, but still he can, take the standard of audit to the next level. He can enhance the quality to the next level. फर्दर हम जब क्वालिटी की बात करते हैं तो जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ऐसे 220 SQC1, तो वहां जो क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब भी ऑडिट किया जाएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि एप्रोप्रिएट स्टाफ ऑडिट करने जाए, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, एक प्रॉपर लीडर अपॉइंट हो जो पूरी एंगेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इंडिपेंडेंस के साथ काम हो सके। तो वो भी जो भी क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स है वो भी सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करे, सारे के सारे क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को कंप्लाई करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस को इंश्योर करे, जितने भी गाइडेंस नोट वगैरह आईसीआई ने जारी कर रखा है सारे गाइडेंस नोट वगैरह फॉलो करे, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, जो भी जारी किया गया है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करे, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे। सच इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसी चीज को इंश्योर करने के लिए क्वालिटी रिव्यू का मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया। किसने फॉर्मुलेट किया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया। पीयर रिव्यू में तो जो घर वाले हैं हमारे आईसीआई रिव्यू करा रहा है, एक घर वाले रिव्यू कराते हैं उसकी बात अलग है, एक बाहर वाले रिव्यू कराते हैं सर उसकी बात अलग है। डर तो तभी होता है जब बाहर वाला कोई आके रिव्यू करे। तो क्वालिटी रिव्यू में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू कराती है सीए के काम का, सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू कराती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम का, और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया हुआ है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, राइट? होता यहां भी रिव्यू है। अल्टीमेटली इस रिव्यू के अंदर भी कॉमनली आप देखोगे सेम चीजें कवर्ड होती हैं, कुछ चीजें एडिशनल हैं बट कॉमनली सेम चीजें कवर्ड भी होती हैं कि स्टाफ को एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया, जो स्टाफ है उसके पास प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, एएस कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, गाइडेंस नोट्स, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी चीजें कंप्लाई हो रही है कि नहीं। उसके अलावा कुछ एडिशंस भी हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया।
तो ये सारी चीजें रिव्यू की जाती हैं। यहां पे एक रिव्यूअर आकर ये सारी बातें रिव्यू करता है, राइट। लेकिन यहां पे जो रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो सुधारना नहीं होता कि अरे भैया तेरे अंदर कमी है, हम तेरे को सजेशंस देकर जाएंगे, तू हमारे सजेशंस को देखकर सजेशंस पे काम करेगा, हम तेरा फॉलो ऑन करेंगे, फॉलो ऑन करने के बाद तू सुधरेगा। सुधारना इंटेंशन नहीं होता, यहां पनिश करना इंटेंशन होता है। यहां इंटेंशन होता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट आके रिव्यू कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यूआरबी सेट कर दिया, अब क्यूआरबी रिव्यू कराएगा, और रिव्यू के अंदर अगर पता चला कि भाई जो सीए फर्म है, सीए फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे, सीए फर्म ने कोई ऑडिट किया था और उस ऑडिट फाइल के अंदर काफी सारे एरर्स, डेफिशिएंसीज निकल कर आ रहे हैं, फ्रॉड्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, एंड वहां पे सीए फर्म की नेग्लिजेंस साबित हो रही है, तो सीए फर्म के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जा सके, सीए फर्म को पनिश किया जा सके, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जा सके। तो यहां पे इंटेंशन इज टू फाइंड एरर्स एंड डेफिशिएंसीज एंड एश्योरेंस वर्क परफॉर्म्ड एंड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना। यहां पे इनफैक्ट आपको मैं एक चीज बताऊं कि क्वालिटी रिव्यू में क्या होता है, जो सिलेक्शन ऑफ फर्म्स होता है ना फॉर रिव्यू, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स दे हैव ऑडिटेड। That is on the basis of clients they have audited, more or less. पीयर रिव्यू में क्या होता है, L1 एंड पीयर रिव्यू के अंदर अगर बात किया जाए, ओवरऑल देखा जाता है कि ठीक है L1 कैटेगरी में है, L2 कैटेगरी में है, आके रिव्यू किया जाएगा, मोर और लेस जितने भी ऑडिट्स वो परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको रिव्यू किया जाएगा। बट यहां पे बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स दे ऑडिटेड रिव्यू के लिए टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है, कौन से कंपनी के अंदर फ्रॉड्स के चांसेस लग रहे हैं, कौन से कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है, फिर इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन आया, सपोज कि भैया मान लीजिए लेट अस से जो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड के चांसेस हाई लग रहे हैं, तो इन दैट वाले सिनेरियो जब ऐसा रिव्यू का रिपोर्ट आया, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया कि पीएनबी में फ्रॉड के चांसेस हाई लग रहे हैं, तो वो पता लगाएंगे, अच्छा भाई पता लगाओ पीएनबी का स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके पास है, पीएनबी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन से फर्म के पास है, फिर पता लगाया जाएगा पीएनबी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन से, फिर उसके बाद पता लगाने के बाद कि पीएनबी का स्टैट ऑडिट कौन से फर्म के पास है, तो ये क्या करेंगे क्वालिटी रिव्यू के लिए ना उस फलाने सीए फर्म को सिलेक्ट कर लेंगे कि सिलेक्ट द सीए फर्म, अब इस सीए फर्म का क्वालिटी रिव्यू कराते हैं। तो प्रैक्टिकली पीएनबी को देखा, पीएनबी को देखकर उसके सीए फर्म के पास गए, फिर सीए फर्म का क्वालिटी रिव्यू सिलेक्ट किया, अपने को वहां सिलेक्ट पीएनबी को करना है, हो सकता है वहां पे सिर्फ पीएनबी सिलेक्ट हो, लेकिन डायरेक्टली कंपनी को टारगेट नहीं करके कंपनी के सीए फर्म को ढूंढा, कंपनी के सीए फर्म के पास गए, सीए फर्म ने क्या किया होगा, पूरा ऑडिट किया होगा, तो ऑडिट किया होगा तो प्रॉपर वर्किंग पेपर्स वगैरह मेंटेन करे होंगे, तो अब जाकर वो क्या करेंगे, उस सीए फर्म का भी रिव्यू करेंगे और सीए फर्म के बहाने पीएनबी का भी रिव्यू करेंगे, सीए फर्म का भी रिव्यू करेंगे और सीए फर्म के बहाने पीएनबी का भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक फर्म को सिलेक्ट कर लिया और उसके जितने भी ऑडिट्स वगैरह हैं ओवरऑल सबको रिव्यू कर लिया, नहीं, यहां पे बेसिकली इंटेलिजेंस का रिपोर्ट देखा जाएगा, कौन सी कंपनी में रिस्क ज्यादा है, कौन सी कंपनी में फ्रॉड के हाई चांसेस हैं, फिर देखा जाएगा उसका सीए फर्म कौन सा है, कौन सा सीए फर्म उसका ऑडिट कर रहा है, और उस सीए फर्म को रिव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, रिव्यूअर भेजकर उस सीए फर्म का रिव्यू किया जाएगा, उस सीए फर्म के बहाने उस कंपनी का भी रिव्यू किया जाएगा, और अगर वहां पे इरेगुलरिटीज वगैरह ज्यादा मिलता है, सीए के काम में डेफिशिएंसी मिलता है, तो वहां पे सीए के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। राइट, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क। और मान लीजिए सर पीएनबी के जो ऑडिटर्स अगर वो जॉइंट ऑडिटर्स हैं, तो अगर जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो सबका रिव्यू किया जाएगा, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सबका रिव्यू किया जाएगा। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क इन क्वालिटी रिव्यू। समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पे एक दो या ज्यादा से ज्यादा तीन, नॉर्मली एक दो या ज्यादा से ज्यादा तीन, इतने ही क्लाइंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, बिकॉज बेसिकली प्राइमा फेसी आप क्लाइंट्स को देखते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा क्लाइंटेल है जहां पर रिस्क ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सीएफएम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो 2-3 क्लाइंट को के फाइल को अपन टारगेट करते हैं कि अपने को इन 2-3 क्लाइंट के फाइल का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, और फिर हमने रिव्यू कराया। ठीक है, अब पीयर रिव्यू में हमने बोला था ऑल द अटेस्टेशन सर्विसेज परफॉर्म्ड आर कवर्ड इन द रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू के अंदर हम बोलेंगे जितने भी स्टैट ऑडिट परफॉर्म हुए हैं, हम सिर्फ स्टैट ऑडिट को टारगेट करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, नथिंग एल्स, ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, नथिंग एल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट में है, सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट में है इन क्वालिटी रिव्यू।
कि जितने भी स्टैट ऑडिट परफॉर्म किया गया है अपने को सिर्फ उसको टारगेट करना है, अपने को इंटरनल ऑडिट से मतलब नहीं है, अपने को जीएसटी ऑडिट से मतलब नहीं है, अपने को किसी भी कंसल्टेंसी से मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ स्टैट ऑडिट से मतलब है, स्टैट ऑडिट का ही रिव्यू होगा। या पीयर रिव्यू के चैप्टर में पीयर रिव्यूअर को अपॉइंट किया जाता था, और क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में ना टेक्निकल रिव्यूअर को अपॉइंट किया जाता है, वर्ड यूज किया गया टेक्निकल रिव्यूअर। तो आप देखोगे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा हाई होगी कंपेयर टू द पीयर रिव्यू चैप्टर टेक्निकल रिव्यूअर के केस में। फिर उसके बाद पीयर रिव्यू चैप्टर में अपन स्टडी करते थे ही कैन टेक द हेल्प ऑफ वन असिस्टेंट, और क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में अगेन बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यहाँ पे कवरेज ज्यादा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे टेक्निकल रिव्यूअर कैन एक्चुअली टेक द हेल्प ऑफ 3 असिस्टेंट्स, 3 असिस्टेंट तक का वो मदद ले सकता है, अगेन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होने चाहिए। तो आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंसेस। उसके बाद स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, प्रोसेस, क्वालिफिकेशन ऑफ रिव्यूअर, इन सब में अपने को बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, राइट। स्कोप हो गया, एप्लीकेबिलिटी हो गया, प्रोसेस हो गया, क्वालिफिकेशन ऑफ रिव्यू हो गया, इन सब में अपने को मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग एक बार बेसिक डिस्कस करें स्कोप का, एप्लीकेबिलिटी का, प्रोसेस का, क्वालिफिकेशन का, एक बार अगर बेसिक डिस्कस करें तो यहां पे ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू के अंदर एक चीज याद रखना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू के अंदर जब हम एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करेंगे क्वालिटी रिव्यू का, जब हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू डिस्कस करेंगे ना तो यहां पे मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कंपनीज गवर्न्ड बाय नफरा, कंपनीज नॉट गवर्न्ड बाय नफरा, कंपनीज गवर्न्ड बाय नफरा, कंपनीज नॉट गवर्न्ड बाय नफरा। सेक्शन 132 में देखा था हमने, सेक्शन 132 में देखा था हमने, रूल 3 में देखा था कौन सी एंटिटीज को नफरा गवर्न करती है कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में, ठीक है। तो कुछ कंपनियां थी जिनको नफरा गवर्न करते थे, लिस्टेड कंपनीज था, बैंकिंग कंपनीज था, इंश्योरेंस कंपनीज था, जिनको नफरा गवर्न करता था, राइट। रूल 3 के अंदर पूरा दिया हुआ है सेक्शन 132 के अंदर, एंड देयर अदर कंपनीज दे आर नॉट गवर्न बाय नफरा। तो याद रखिएगा यहां पे जो क्वालिटी रिव्यू का स्कोप है ना, जो एप्लीकेबिलिटी है ना क्वालिटी रिव्यू का, दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ओनली इन केस ऑफ दिस कंपनीज। तो बेसिकली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास जो पावर है ना कंपनीज को चूज करने का, कि हाँ फर्म्स को सिलेक्ट करने का कि भाई इस फलाने फर्म का रिव्यू करना है, और वो फर्म्स का सिलेक्शन कैसे होता है, बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल सिलेक्ट होता है। अब मान लो सपोज लेट अस एक लिस्टेड कंपनी को सिलेक्ट किया गया कि भाई लिस्टेड कंपनी के अंदर हाई फ्रॉड के चांसेस हैं, तो एक लिस्टेड कंपनी को सिलेक्ट किया गया कि लिस्टेड कंपनी के अंदर हाई फ्रॉड के चांसेस हैं, बट अब देखना पड़ेगा कि उस लिस्टेड कंपनी को नफरा गवर्न करता है कि नहीं करता। अब लिस्टेड कंपनी को अपने को पता है कि नफरा गवर्न करता है, तो अगर लिस्टेड कंपनी को नफरा गवर्न करता है तो वहां पे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इनिशिएट नहीं कर सकता द मैकेनिज्म ऑफ क्वालिटी रिव्यू अगेंस्ट दैट लिस्टेड कंपनी, राइट। तो बेसिकली वो जितनी कंपनीज है ना जिनको नफरा गवर्न नहीं करता, जो नफरा के एप्लीकेबिलिटी साइकिल से बाहर है, अब ये एक नया अमेंडमेंट आया था कुछ टाइम पहले, बोल सकते हो कि उस अमेंडमेंट की वजह से क्वालिटी रिव्यू का दायरा ही बहुत छोटा हो गया, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का दायरा ही बहुत छोटा हो गया, बिकॉज जितनी बड़ी कंपनीज उन सबको नफरा गवर्न करता है। तो बोला जिन कंपनीज को नफरा गवर्न नहीं करता, आप तो सिर्फ क्वालिटी रिव्यू उन्हीं कंपनीज के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हो। अब इनिशिएट भी ऐसा नहीं कि मर्जी से कर दिया, इनिशिएट करने का भी क्राइटेरियाज है जो अपन देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस ऑफ फ्रॉड, कि भैया हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां रिस्क ज्यादा है, जहां फ्रॉड के ज्यादा चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन सीए फर्म को सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर सीए फर्म में पार्टनर वगैरह बहुत ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो उसका प्रॉपर क्राइटेरिया दिया, बट उस क्राइटेरिया को फॉलो करके भी क्वालिटी रिव्यू इनिशिएट कर सकता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ओनली इफ दैट कंपनी इज नॉट गवर्न्ड बाय नफरा। अब रिव्यू इस कंपनी का नहीं होगा, रिव्यू तो सीए फर्म का होगा, बट फर्म का सिलेक्शन तो कंपनी को देखकर होगा, इस चीज को समझो। तो अगर मान लो कोई कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द कंपनी नॉट गवर्न्ड बाय नफरा, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक रिपोर्ट मिला है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर फ्रॉड के हाई चांसेस हैं।
सो इन दैट सिचुएशन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटर्स का रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इनिशिएट करा देगा। ठीक है, इनका रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इनिशिएट करा देगा। लेकिन मान लो सपोज रिलायंस है, तो अब रिलायंस को सपोज नफरा गवर्न करता है, तो अगर रिलायंस को नफरा गवर्न करता है तो भले ही रिलायंस में फ्रॉड की खबर क्यों ना आए हो, तब भी रिलायंस के सीए फर्म का क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इनिशिएट नहीं करा सकता। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्वालिटी रिव्यू सिर्फ उन्हीं कंपनीज के केस में इनिशिएट करा सकता है जहां पे नफरा गवर्न नहीं कर रही उन कंपनीज को। रिव्यू तो ऑब्वियसली सीए फर्म का ही होगा, रिव्यू तो ऑब्वियसली सीए फर्म का ही होगा। और दूसरा है कंपनीज गवर्न बाय नफरा, तो यहां पे याद रखिएगा रिव्यू कैन बी इनिशिएटेड only and only if reference is given by नफरा। अगर यहां पे नफरा खुद रेफरेंस दे रहा है और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को बोल रहा है कि भैया इस फलाने कंपनी में अपने को फ्रॉड का चांसेस लग रहा है और आप एक काम करें, इसका जो ऑडिट कर रहा है जो सीए फर्म उसका क्वालिटी रिव्यू करा दें। तो अगर नफरा खुद इनिशिएट कर रहा है, नफरा खुद एप्लीकेशन दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है, तभी जाकर यहां पे क्वालिटी रिव्यू इनिशिएट किया जा सकेगा। बट इफ द कंपनीज आर नॉट गवर्न बाय नफरा, देन आराम से क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इनिशिएट कर सकता है क्वालिटी रिव्यू अगेंस्ट द सीए फर्म्स ऑफ दोज कंपनीज। समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ द साइकिल गोज, दिस इज हाउ द साइकिल इज गोइंग टू प्रोसीड। उसके अलावा एक चीज और याद रख लेना, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर, क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर के अंदर 3 पार्टीज है जिनका जिक्र बार बार आएगा। एक है टेक्निकल रिव्यूअर, तो टेक्निकल रिव्यूअर इज द पर्सन जो रिव्यू करने वाला है। टेक्निकल रिव्यूअर इज द पर्सन जो रिव्यू करने वाला है। अब ऑब्वियस सा चीज है, ये रिव्यू ऑफ ऑडिट फर्म होने वाला है एंड ऑडिट फर्म का सिलेक्शन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स दे आर ऑडिटिंग, अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होने वाला है, वो चीज नहीं लिख रहा। दूसरा है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, और तीसरा है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो जैसे पीयर रिव्यू में क्या था, रिव्यू किया, सीधा पीयर रिव्यू बोर्ड को रिपोर्टिंग कर दी। लेकिन क्वालिटी रिव्यू में ना एक बीच में एक और स्ट्रक्चर है, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, कि टेक्निकल रिव्यूअर रिव्यू करने के बाद बेसिकली जो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो हमेशा क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को सबमिट करेगा। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप जो है वो रिपोर्ट्स को स्टडी करेगा और उसके बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा विद द रिकमेंडेशंस। ठीक है ना? तो यहां पे बीच में एक लेयर और आ गया क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, अनलाइक द पीयर रिव्यू, कि टेक्निकल रिव्यूअर जो रिपोर्ट सबमिट करेगा अपने रिव्यू का वो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को सबमिट करेगा और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगा। दे विल हैव ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड उसे रिव्यू करने के बाद आगे वो रिकमेंडेशंस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देगा। ठीक है ना? और उन रिकमेंडेशंस को देखते हुए, कंसिडरिंग द रिकमेंडेशंस, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड to decide the future course of action. This is how the process is going to work. ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर अपन ने कुछ डिस्कस नहीं किया, अपन ने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ हमने बेसिक डिस्कस किया। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गया तो आपके लिए चैप्टर कहीं ना कहीं आसान होगा। एक चीज और बता देता हूं खाली, अगर अपन स्कोप की बात करें क्वालिटी रिव्यू की, तो स्कोप के अंदर ना तो जो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स अपन पीयर रिव्यू में देखते थे टीपीई, वो तो आएगा ही आएगा कि टीपीई का कंप्लायंस देखना है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं, ये भी आएगा। क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं, दैट इज गोइंग टू कम। तो क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो फिर सभी आ गया। फिर लॉ की रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, ये भी आएगा क्वालिटी रिव्यू के स्कोप में, बिकॉज सीजी इनिशिएट कर रहा है।
और उसके अलावा बेसिकली ना मेन अगर बात करें तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन सीएफ हमने अच्छे से किया है कि नहीं, बिकॉज जो मेन खपला होता है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होता है, जो मेन खपला होता है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होता है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन सीएफ हमने अच्छे से किया है कि नहीं ऑन द रिपोर्टिंग डेट। एसेट्स लायबिलिटीज के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा रिव्यू के अंदर। तो टीपी यहां भी आएगा, क्वालिटी रिव्यू यहां भी आएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ देखेंगे और एसेट्स लायबिलिटीज के ऊपर मेन फोकस होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना, रिव्यूअर का मेन फोकस होने वाला है। तो ये अपना पूरा का पूरा बेसिक था, एक बार सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आराम से। अब इस डिस्कशन के बाद ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा, द चैप्टर विल सीम इजी टू यू। अगर ये बेस डिस्कस नहीं करते तो शायद आपको रटना पड़ता, बट बेस डिस्कस करने के बाद आई कैन कंफर्म कि चैप्टर आपको थोड़ा सा इजी लगेगा कंपैरेटिवली। So hello everyone. So now let us start with the quality review chapter. तो राइट चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर एंड प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर्स के लिए। तो देखना यहाँ पे हमने पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू का ना कुछ डिफरेंसेस देखा था। उन डिफरेंसेस को एड ऑन करके जो डिफरेंसेस थे वो क्या क्या थे कि पीयर रिव्यू आईसीआई कंडक्ट कराता था, जबकि क्वालिटी रिव्यू कौन कंडक्ट कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है। पीयर रिव्यू के अंदर पीआरबी कंस्टिट्यूट होता है, पीयर रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है, जबकि क्वालिटी रिव्यू के अंदर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है। पीयर रिव्यू के अंदर क्या होता है कि इंटेंशन इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग बट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। कि पीयर रिव्यू का इंटेंशन ही क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इनहेंस करना है। जबकि क्वालिटी रिव्यू का इंटेंशन क्या है? टू फाइंड एरर्स एंड डेफिशिएंसीज इन द एश्योरेंस वर्क परफॉर्म्ड and to take the disciplinary action against the chartered accountant, to initiate the disciplinary action against the chartered accountant। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था।
उसके बाद अगर बात करें तो पीयर रिव्यू के अंदर क्या बोलते हैं कि जितने भी अटेस्टेशन सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है सीए ने वो रिव्यू में कवर होगा। जबकि क्वालिटी रिव्यू में बोला जाता है सारे के सारे स्टैच्यूटरी ऑडिट्स कवर होंगे, सारे के सारे स्टैच्यूटरी ऑडिट्स कवर होंगे। तो पीयर रिव्यू के अंदर एश्योरेंस सर्विसेज वर्ड यूज किया गया है, जबकि क्वालिटी रिव्यू में बोला गया है सारे के सारे स्टैच्यूटरी ऑडिट्स कवर होंगे फॉर द रिव्यू, जो भी स्टैच्यूटरी ऑडिट्स परफॉर्म किया गया है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो पीयर रिव्यू के चैप्टर में पीयर रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट होता है, जबकि टेक्निकल रिव्यूअर के चैप्टर में, क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में टेक्निकल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट होता है। तो जिस रिव्यूअर को अपॉइंट किया जाता है बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उसको कहते हैं टेक्निकल रिव्यूअर। पीयर रिव्यू के चैप्टर में हमने देखा कि ही कैन टेक द हेल्प ऑफ 1 असिस्टेंट फॉर द रिव्यू, एंड क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में हम देखेंगे ही कैन टेक द हेल्प ऑफ 3 असिस्टेंट्स फॉर द रिव्यू, राइट। उसके अलावा स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, प्रोसेस, क्वालिफिकेशन ऑफ रिव्यूअर, इनमें बड़े बड़े डिफरेंसेस भी आपको दिखाई देंगे इन द स्कोप ऑफ रिव्यू, इन द एप्लीकेबिलिटी, इन द प्रोसेस, इन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिव्यू। तो यहां आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा। ऑल्दो स्कोप के अंदर तो मोटा मोटी सेम ही है कहानी, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस है पीयर रिव्यू के बीच और क्वालिटी रिव्यू के बीच, कि पीयर रिव्यू आईसैक कंडक्ट कराता है, क्वालिटी रिव्यू सीजे कंडक्ट कराता है। पीयर रिव्यू के केस में पीआरबी कंस्टिट्यूट होता है, क्वालिटी रिव्यू के अंदर क्यूआरबी कंस्टिट्यूट होता है। दोनों का इंटेंशन में डिफरेंस है बहुत बड़ा। वहां पे एश्योरेंस सर्विस कवर किया जाता है रिव्यू के अंदर, क्वालिटी रिव्यू में स्टैट ऑडिट कवर किया जाता है। पीयर रिव्यू के अंदर पीयर रिव्यूअर अपॉइंट किया जाता है, जबकि क्वालिटी रिव्यू के अंदर टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद पीयर रिव्यू के अंदर एक असिस्टेंट की मदद लेता है पीयर रिव्यूअर, जबकि क्वालिटी रिव्यूअर के अंदर 3 असिस्टेंट की मदद लिया जाता है। अब देखना यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या आता है, जब सिलेक्शन होता है ना किसी भी सीए फर्म का कि पीयर रिव्यू होगा कि नहीं, क्वालिटी रिव्यू होगा कि नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। पीयर रिव्यू में क्या देखा जाता है, पीयर रिव्यू में देखा जाता है कि एक सीए कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, L1 कैटेगरी में फॉल कर रहा है, L2 कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट किया जाता है रिव्यू के, राइट। लेकिन क्वालिटी रिव्यू में ना बेसिकली अपन देखते हैं कंपनी को, क्या देखते हैं कंपनी को, कि कौन सी कंपनी है जिसको, कौन सी कंपनी है जहां पे अपने को घपलेबाजी का चांसेस लग रहा है। तो कंपनी को देखा जाता है प्राइमा फेसी कि भाई फॉर एग्जांपल फलाना कंपनी है एंड यू नो एबीसी लिमिटेड है, और एबीसी लिमिटेड में अपने को फ्रॉड के चांसेस लग रहे हैं, या एबीसी में जो रिस्क है वो बहुत हाई है, एबीसी में रिस्क बहुत हाई है, या एबीसी का जो फंक्शनिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अब एबीसी में रिस्क बहुत ज्यादा है, एबीसी में फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या एबीसी का जो फंक्शनिंग है बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीजें एसेस की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि अच्छा अब ये देखते हैं कि एबीसी के ऑडिटर्स कौन है। अच्छा एबीसी के ऑडिटर्स मान लीजिए लेट अस से राधे श्याम एंड कंपनी है, तो अब एबीसी के ऑडिटर्स राधे श्याम एंड कंपनी है, राधे श्याम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। तो अब हम क्या करेंगे, राधे श्याम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को सिलेक्ट कर लेंगे कि अब राधे श्याम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का रिव्यू करा लेते हैं और देख लेते हैं कि राधे श्याम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने अच्छे से काम किया है कि नहीं। तो हमने देखा एबीसी लिमिटेड में रिस्क हाई लगा, उसके अकॉर्डिंग हमने राधे श्याम एंड कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। अब राधे श्याम एंड कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद राधे श्याम एंड कंपनी हो सकता है 20 ऑडिट्स परफॉर्म करते हो, सीलिंग लिमिट पूरा एग्जॉस्ट करके 20 ऑडिट्स परफॉर्म करते हो, लेकिन वो पूरा का पूरा 20 रिव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ एबीसी लिमिटेड का जो फाइल है, सिर्फ एबीसी लिमिटेड का फाइल ही सिलेक्ट किया जाएगा और सीएफएम को बोला जाएगा कि आपने जो एबीसी का ऑडिट करा है ना, अपने को एबीसी के ऑडिट के सारे रिपोर्ट्स चाहिए, अपने को एबीसी का ऑडिट का आपको पूरा फाइल चाहिए, सारे वर्किंग पेपर्स चाहिए, सारे रिपोर्ट्स चाहिए। वी नीड ऑल द वर्किंग्स रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड ओनली। वी डोंट नीड ऑल द वर्किंग्स ऑफ ऑल द 20 कंपनीज। पार्टिकुलरली एबीसी के रिस्पेक्ट में जितने भी वर्किंग्स आप हमें वो दे दीजिए और फिर उसके बाद उस फाइल को अच्छे से रिव्यू किया जाएगा, उस फाइल को अच्छे से चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि एबीसी का ऑडिट करते वक्त जो राधे श्याम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई किया था, उन्होंने क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किया था, उन्होंने क्या लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस देखा है, उन्होंने एबीसी के ऑडिट के लिए क्या अप्रोप्रिएट स्टाफ को भेजा है, उन्होंने एबीसी के ऑडिट के लिए जो स्टाफ को भेजा है प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी है कि नहीं, अपने फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करी है कि नहीं करी, और जो भी एबीसी लिमिटेड है उनके एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से चेक किया कि नहीं किया। तो यहां पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, समझ पा रहे हो ना कि यहां पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कंपनी को देखा, कंपनी को देखकर फर्म को सिलेक्ट किया और फिर फर्म का रिव्यू करा और उसके बाद हमने ना अकॉर्डिंगली सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज के फाइल्स मंगाए, 1 2 या मैक्सिमम 3, ठीक है। सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज के फाइल्स मंगाए कि आप हमें सिर्फ 1 2 या 3 कंपनीज के फाइल्स दे दो, हमको उनको रिव्यू करना है और फिर उसको रिव्यू किया जाएगा।
उसको रिव्यू करके आगे रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। एंड अगर वहां पे मेजर डेफिशिएंसीज लग रही है तो आगे हो सकता है सीए के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट किया जा सके। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। समझ पा रहे हो? तो दिस इज हाउ द साइकिल इज गोइंग टू बी, दिस इज हाउ द सर्कल इज गोइंग टू बी। उसमें भी एक चीज और याद रखना, हालांकि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का जो पावर है ना, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का जो पावर है रिव्यू एक्सरसाइज करने का, वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के ऑडिटर्स के अगेंस्ट रिव्यू इनिशिएट कर सकता है जिनको नफरा गवर्न नहीं कर रही है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के ऑडिटर्स के अगेंस्ट रिव्यू इनिशिएट कर सकता है जिनको नफरा गवर्न नहीं कर रही है। सेक्शन 132 में हम लोग देखते हैं कि नफरा कौन सी कंपनीज को गवर्न करता है। देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनको नफरा गवर्न करता है। सेक्शन 132 कंपनी अकाउंट्स चैप्टर लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। तो अगर किसी कंपनी को नफरा गवर्न कर रहा है ना, वहां क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बिना नफरा के रेफरेंस के उस कंपनी के ऑडिटर के अगेंस्ट रिव्यू इनिशिएट कर ही नहीं सकता। तो अगर किसी कंपनी को नफरा गवर्न कर रही है, भले ही मार्केट में खबर आ जाए कि भैया उस कंपनी के अंदर फ्रॉड के चांसेस हैं, रिस्क ज्यादा है, फलाना है, लेकिन फिर भी उस कंपनी के ऑडिटर के अगेंस्ट रिव्यू इनिशिएट नहीं कर पाएगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अनलेस एंड अंटिल द रेफरेंस इज गिवन बाय नफरा। बाकी जितने कंपनीज है जिनको नफरा गवर्न नहीं करता, उन कंपनीज के ऑडिटर्स के अगेंस्ट ही रिव्यू इनिशिएट कर सकता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इन दिस चैप्टर। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू। क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इज कि रिसेंट अमेंडमेंट था ये, एंड इससे ना क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास कट गए हैं। क्वालिटी रिव्यू का चैप्टर का स्कोप कम हो गया है कि पहली तो जितनी कंपनीज हैं पूरे देश के अंदर, सारे कंपनी के ऑडिटर्स के अगेंस्ट ही रिव्यू इनिशिएट कर सकता था क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो सिर्फ उन कंपनीज के ऑडिटर्स के अगेंस्ट ही रिव्यू इनिशिएट कर सकता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जिनको नफरा गवर्न नहीं करता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस आएगा यहां पे। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो क्वालिटी रिव्यू होगा क्या यहां पे? जो टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट किया जाएगा वो रिव्यू करेगा कि उस सीए फर्म ने क्वालिटी फॉलो करा है कि नहीं, उस सीए फर्म ने क्वालिटी फॉलो करा है कि नहीं। क्वालिटी फॉलो करा है कि नहीं मतलब क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं कि नहीं। और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मतलब एसक्यूसी के अंदर, ऐसे 220 के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का बात किया गया था ना, याद है? एसक्यूसी के अंदर ऐसे 220 के अंदर कुछ गुड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एसेंशियल्स दिए हुए थे। देयर शुड बी a लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एक एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट होगा जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो होने चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले एसेस किया जाएगा कि इस क्लाइंट का ऑडिट अपन इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे क्या। क्लाइंट का ऑडिट करते वक्त कंटिन्यूअस बेसिस में एसेस किया जाएगा कि इंडिपेंडेंटली आगे इस क्लाइंट का ऑडिट कंटिन्यू किया जा सकता है क्या। ह्यूमन रिसोर्सेज, कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या उतना एडिक्वेट स्टाफ है क्या, उतने एडिक्वेट नॉलेज वाले लोग हैं क्या कि अपन एक ऑडिट एक्सेप्ट कर सकें। और अगर हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया है तो जो हमने स्टाफ को ऑडिट करने भेजा है, आर दे कॉम्पिटेंट टू डू दी ऑडिट, क्या उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो ये एसेंशियल थे गुड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, जो हम एसक्यूसी में देखते थे, ऐसे 220 में देखते थे। तो क्वालिटी रिव्यू के अंदर देखा जाएगा कि whether the quality control system is in place in the CA firm, whether those 5 requisitions are being made। क्या एक सीए फर्म ने अपने अंदर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बना रखी हैं? क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाने से क्या होगा सर? क्या उसे इंप्लीमेंट कर रखा है? क्या उन लोगों ने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट कर रखा है? क्या वो लोग इंडिपेंडेंस का ध्यान देते हैं? क्या वो लोग अपने ऑडिट में इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं? ये सारी बातें क्वालिटी रिव्यू के अंदर देखा जाएगा। उसके अलावा क्या वो लोग टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करते हैं, एएस का कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से देखते हैं। ये सारी बातें रिव्यू के अंदर देखी जाएगी। तो क्वालिटी का मतलब होता क्या है? हेनरी फोर्ड ने डिफाइन किया था, क्वालिटी मींस डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। अरे भैया, आपको जब देख रहा है ना कोई, तो उस वक्त आप क्वालिटी का ध्यान रख लोगे।
असली टेस्ट तो वो है कि आपको लग रहा है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं है मेरे से ऊपर, तो उस वक्त भी आप क्वालिटी का ध्यान रख रहे हो कि नहीं. When you feel that no one is supervising you, but still you abide by the quality, that is called as quality. That we call as quality. तो हेनरी फोर्ड ने डिफाइन किया था, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग. कोई नहीं देख रहा है आपको, फिर भी आप अपना काम उतने ही ईमानदारी से कर रहे हैं जितना कि आप तब कर रहे थे जब लोग आपको सुपरवाइज कर रहे थे, लोग आपको देख रहे थे. The quality control policies and procedures should be documented and communicated to the firm's personnel. जो quality control policies है वो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, फर्म के सारे लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. सिर्फ बना के छोड़ दिया तो उससे कुछ नहीं होगा. Such communication describes the quality control policies and procedures and the objectives. In addition, the firm recognizes the importance of obtaining feedback on its quality control system. सिर्फ quality control system बनाया नहीं है फर्म में, अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट भी किया है और एम्प्लॉयज से फीडबैक भी ले रहे हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल की हम इसको बेटर कैसे कर सकें, हम इसको और कैसे सुधार सकें. Examples of important areas as per quality review report 1819 in accordance with SQC1 are. तो SQC1 के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स दिया हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट में क्या क्या आएगा. तो वही सारी चीजें हैं. Whether the audit firm establishes and implements policies and procedures on all the elements of quality control. Whether the engagement quality control reviewer is appointed at the appropriate time. Whether the audit firm assigns the person responsible for the monitoring of the system of quality control a person with appropriate expertise for the role. Whether the audit firm obtains at least annually a confirmation letter concerning compliance with policies and procedures for the maintenance of independence. तो पहला वही था कि ऑडिट फर्म ने पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाया कि नहीं क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए, एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट किया कि नहीं, एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस्ड लोगों को काम असाइन किया कि नहीं, इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा कि नहीं, एनुअली एटलीस्ट एक कंफर्मेशन लेटर लिया कि नहीं कि भैया आप लोग जो भी ऑडिट वगैरह कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हैं कि नहीं. Whether the audit firm performed the independence confirmation procedures in the internal rules before acceptance and continuation of audit engagement. Audit accept करने से पहले आपने इंडिपेंडेंस को असेस किया कि नहीं, ऑडिट कंटिन्यू करते वक्त आपने इंडिपेंडेंस को रेगुलर बेसिस में असेस किया कि नहीं. Whether the audit firm develop and provides education training to the staff. क्या ऑडिट फर्म प्रॉपर्ली क्या कर रही है, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है. तो ये सारी चीजें क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट में आएगी. एसेंशियल्स ऑफ ए गुड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, तो SQC1 ऐसे 220 जो 5 चीजें होती हैं. अब देखना स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू. जब भी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू आएगा ना, आप मेनली 4 बातों का ध्यान रखोगे. पहला TPE, सेम चीज जो हम लोग पीयर रिव्यू में भी देखते थे कि एंश्योर करना कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने एंश्योर किया है कि नहीं कंप्लायंस विद द TPE, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स. टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर सभी आ गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया, कोड ऑफ एथिक्स आ गया, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, गाइडेंस नोट, वो सारा कुछ आ गया, इंडेस आ गया. उसके बाद दूसरा लॉज एंड रेगुलेशन, एंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन. तो एग्जामिन करना कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है क्या उन्होंने इंश्योर किया है कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. तीसरा क्वालिटी कंट्रोल, जो चैप्टर का नाम ही है, जो हमने पूरा ऊपर बेस देखा, क्वालिटी कंट्रोल. ये इंश्योर करना कि जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है क्या उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम इंप्लीमेंट किया है. तो ऊपर वाली सारी चीजें आ जाएंगी. क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम इंप्लीमेंट किया है क्या, एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट किया है क्या, इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा है क्या, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है क्या. और चौथा पॉइंट, एग्जामिन करना whether there is no material misstatement of assets and liabilities as at the reporting date in respect on the selected entity. तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को खासा फोकस दिया गया. आप देखोगे दिस इज द पॉइंट जो पीयर रिव्यू में नहीं था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं. तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी थी और कंपनी के बेसिस में राधेश्याम एंड कंपनी सीएफएम को सिलेक्ट किया गया. तो ये देखा जाएगा कि राधेश्याम एंड कंपनी ने जो एबीसी का ऑडिट किया है, तो एबीसी के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वहां कहीं कोई मैटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, वहां कहीं कोई मैटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ऑन द रिपोर्टिंग डेट, वहां कहीं कोई मैटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो बेस है. तो एग्जामिन करेंगे whether there is no material misstatement of assets and liabilities as at the reporting date in respect of the selected entity. तो जब भी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू आएगा ना, आप खाली ये 4 पॉइंट याद रखो. ऊपर भी कहानी दिया हुआ है, अगर आप इसको याद नहीं करोगे तब भी चलेगा. कितना याद करोगे यार, याद करने का भी तो लिमिटेशन है ना. अगर इसको याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, ये आर करोगे तब भी चलेगा, लेकिन यहां पे आपको इसको लर्न करना पड़ेगा. अच्छा एक बात आपको बता दूं खाली,
क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में आपको थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है अपने बुक्स में और कंपैरेटिवली जो बुक मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में मेजर चेंजेस आए थे, मेजर चेंजेस नहीं बोलूंगा, कुछ चेंजेस आए थे आईसीएआई के रिसेंट स्टडी मटेरियल में, तो जिसकी वजह से मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज किया है। तो आपके बुक में, मेरे बुक में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, सारे बच्चों को डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कुछ बच्चों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा है, अगर आपको अपने बुक में मेजर डिफरेंस दिखाई देता है तो आप कुछ मत करना, आप मेल कर देना auditsaga@gmail.com में, आप मेल कर देना auditsaga@gmail.com में और बोल देना कि मेरे को क्वालिटी रिव्यू चैप्टर का ना लेटेस्ट चैप्टर का ई बुक चाहिए, क्वालिटी रिव्यू चैप्टर का लेटेस्ट चैप्टर का ई बुक चाहिए। तो वो क्वालिटी रिव्यू चैप्टर का आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। दे विल गिव यू द पीडीएफ ऑफ द क्वालिटी रिव्यू चैप्टर, या रादर मैं भी एक काम करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में भी इस चैप्टर के नोट शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू में 4 चीजें आएंगी। एक टीपीई आएगा, इंश्योर करना whether statutory auditor has ensured compliance with the applicable technical professional ethical standards। दूसरा, ensuring compliance of laws and regulation। तीसरा, देखना whether they have implemented a system of quality control with reference to the applicable quality control standards। and चौथा, एग्जामिन करना whether there is no material misstatement of assets and liabilities as at the reporting date in respect of the selected entity। तो अगर आपसे कोई स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये 4 पॉइंट आपने लिखनी है। उसके बाद देखो मीनिंग ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब तो वही है, कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चाहे सीजी ने प्रिस्क्राइब किया हो या सेक्शन 133 के अंदर, या तो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया हो या फिर सेक्शन 133 के तहत प्रिस्क्राइब हो। इंड एएस आ गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आ गया, गाइडेंस नोट आ गया, कोड ऑफ एथिक्स आ गया, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय द आईसीआई, ये सारी चीजें आ गई। तो अल्टीमेटली रिव्यूअर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस चेक करता है, तो एसएस, एएस, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइंस, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब चीजों का कंप्लायंस वो इंश्योर करेगा। रिव्यूअर इन सारी चीजों का कंप्लायंस इंश्योर करेगा। अब जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कॉम्पोजिशन दिया है, फंक्शंस दिए हैं और पावर्स दिए हैं, राइट। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कंस्टिट्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट विच कंस्टिट्यूट्स द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर एक चेयरपर्सन होता है एंड 10 अदर मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 10 अदर मेंबर्स, जिसके अंदर जो चेयरपर्सन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है और 10 में से 5 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में चेयरपर्सन है और 10 मेंबर्स हैं। 10 में से 5 मेंबर्स सीजी नॉमिनेट करेगा और 5 मेंबर्स आईसीआई का जो काउंसिल है वो नॉमिनेट करेगा। सिंपल सा हिसाब है, 5 बाई सीजी, 5 बाई द काउंसिल। और चेयरपर्सन कौन नॉमिनेट करेगा? सीजी, बिकॉज ऑब्वियसली सीजी इज गोइंग टू हैव द अपर हैंड इन दिस बोर्ड। तो कुल मिलाकर इस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर एक चेयरपर्सन है, 10 अदर मेंबर्स हैं। 10 में से 5 मेंबर्स को सीजे ने नॉमिनेट किया और 5 मेंबर्स को काउंसिल ऑफ आईसीआई ने नॉमिनेट किया और चेयरपर्सन को सीजे ने नॉमिनेट किया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो गए? 11 मेंबर्स हो गए, एक चेयरपर्सन और एक 10 अदर मेंबर्स। तो कुल मिलाकर तो ये 11 हो गया, 1 + 10 11। तो 11 में से सीजे ने कितना नॉमिनेट किया? 6, 5 मेंबर्स प्लस 1 चेयरपर्सन। और 5 को किसने नॉमिनेट किया? आईसीआई ने। तो 6 out of 11 members of the board including chairperson are nominated by the central government and members are nominated from amongst the persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance, accountancy। तो अगेन जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम पर्सन्स हैविंग डिफरेंट फील्ड, फ्रॉम पर्सन्स हैविंग नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स, कि भाई लॉ के अंदर एक्सपर्टाइज है, या इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सपर्टाइज है, बिजनेस के अंदर एक्सपर्टाइज है, फाइनेंस के अंदर एक्सपर्टाइज है, अकाउंटेंसी के अंदर एक्सपर्टाइज है। तभी तो इस बोर्ड में वैसे लोग बैठे हैं जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक सीए के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है वो फैसला ले सकता है आगे चल के। उसके बाद फंक्शंस क्या है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का? कुल मिलाकर 3 फंक्शंस हैं। पहला, रिव्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। ये तो लॉजिकल सा चीज है कि अल्टीमेटली क्वालिटी रिव्यू के अंदर हो ही क्या रहा है? रिव्यू हो रहा है। और रिव्यू किस चीज का हो रहा है? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का हो रहा है, कि मेंबर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का पहला सर्विस क्या है? रिव्यू करना क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। अब रिव्यू करके वो क्या करेगा? मेंबर्स को गाइड करेगा कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव कर सके, किस तरीके से बाकी जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लाई कर सके, राइट। डिसिप्लिनरी एक्शन का पॉइंट तो बाद में आता है कि चलो डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट कर सकता है, बट गाइड करेगा वो पावर तो है ही है।
तो एक हो गया रिव्यू करना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स, दूसरा हो गया मेंबर्स को गाइड करना कि कैसे आप अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव करें और कैसे एडर करें टू द वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो पहला और तीसरा फंक्शन आप हमेशा साथ में पढ़ सकते हो। और दूसरा फंक्शन में क्या हो गया, काउंसिल को रिकमेंडेशन देना, काउंसिल को रिकमेंडेशन देना फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर मान लो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने ओवरऑल देखा कि जो चार्टर्स हैं वो चार्टर्स कहीं ना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जैसे रेंडर नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली वो तो आईसीआई है ना जिसके पास पावर है टू रिवाइज द फ्रेमवर्क, टू रिवाइज द क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस, टू एंश्योर कि आगे चल के ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छे से परफॉर्म करे, रेंडर करे। तो अल्टीमेटली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी किसको रिकमेंडेशन देगा, काउंसिल को देगा कि किस तरीके से मेंबर्स अपना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इनहेंस कर सकते हैं, राइट। तो फंक्शंस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर 3 फंक्शंस आ गए। पहला, रिव्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स, उस रिव्यू के आधार पर गाइड द मेंबर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड एडर टू द वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एंड तीसरा, मेक रिकमेंडेशंस टू द काउंसिल फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। फिर आता है पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पावर्स क्या क्या। तो अगेन पहला हो गया क्वालिटी कंट्रोल को इवैल्यूएट करना कि क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, क्वालिटी कंट्रोल को इवैल्यूएट करना कि क्वालिटी कंट्रोल कैसा है। जरूरत पड़े तो मेंबर से इंफॉर्मेशन लेना और काउंसिल से इंफॉर्मेशन लेना, दिस कम्स अंडर द पावर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, दैट दे कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर्स एंड दे कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल। और ना मेंबर्स उनको इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं और ना काउंसिल उनको इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकता है। प्लस अगेन जरूरत पड़े तो वो लोग एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी यार ऑडिट करते वक्त एक्सपर्ट्स का मदद चाहिए होता है। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम को रिव्यू किया जा रहा है, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क को एसेस किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली वहां भी असेसमेंट के लिए भी वो लोग एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, राइट। दे कैन एक्चुअली टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स। उसके बाद काउंसिल को रिकमेंडेशन देना टू गाइड द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट to improve the quality of services provided by them. This power also they has कि ये लोग काउंसिल को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई आप क्या करो, स्टेप्स लो और अपने जो मेंबर्स हैं उनके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इनहेंस कराओ। तो पावर्स के अंदर पहला 4 पावर्स क्या हो गया, क्वालिटी कंट्रोल को इवैल्यूएट करना, दूसरा मेंबर्स से एंड काउंसिल से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, तीसरा एक्सपर्ट से असिस्टेंस ऑब्टेन करना, चौथा काउंसिल को रिकमेंडेशन देना। और मान लो सोचो कि भाई काउंसिल क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट से कोई इंफॉर्मेशन मांगा और मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया। सो इन दैट सिचुएशन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड शिकायत लेके किसके पास जाएगा, हमारी मदर बॉडी के पास जाएगा। हमारा मदर बॉडी कौन है, आईसीआई है। तो अब बोर्ड किसको रिक्वेस्ट करेगा, आईसीआई को रिक्वेस्ट करेगा कि हमने फलाना सीए से ये इंफॉर्मेशन मांगा था बट द सीए डज नॉट प्रोवाइडेड अस द इंफॉर्मेशन एंड हेंस वी रिक्वेस्ट यू दैट ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सबमिट इट टू अस। ऑर्डर के फॉर्म में नहीं जाएगा वो कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाएगा कि भाई वी आस्क द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीए सानिध्य सराफ हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैविंग द मेंबरशिप नंबर दिस एंड दिस एंड he has not provided us the information within the prescribed time and hence we request you to obtain such information from the member and provide it to us। तो अकॉर्डिंगली वो रीड आउट हो जाएगा वहां पे। तो पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर क्या क्या आ गया, इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को इवैल्यूएट करना, मेंबर्स एंड काउंसिल से इंफॉर्मेशन मांगना, एक्सपर्ट्स के असिस्टेंस ऑब्टेन करना, काउंसिल को रिकमेंडेशन देना टू गाइड द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम एंड इफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड डज नॉट गेट द इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाय फ्रॉम द मेंबर्स द बोर्ड में रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूट टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एंड सबमिट द सेम टू द बोर्ड। तो कुल मिलाकर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में ये 3 बेसिक क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं। कॉम्पोजिशन जो एमसीक्यू में आ सकता है, फंक्शंस एंड पावर्स। फंक्शंस एंड पावर्स आने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट हैं कि आपसे कोई फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, बट स्टिल कभी कभी अपने को पता नहीं होता, कभी कभी आसान चीज एग्जाम में आ जाती है और वो आसान चीज आंसर करने में अपने को प्रॉब्लम हो जाता है, तकलीफ हो जाता है। अब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, दैट इज स्टेजेस इन द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट। कि जब भी क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट होगा ना तो उसके स्टेजेस क्या क्या होंगे, अब देखना स्टेजेस याद करने के लिए ना एक फ्लो चार्ट अपन ड्रॉ करेंगे और ये कीवर्ड्स खाली आप लोग याद रखोगे। जैसे आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लोगे और कीवर्ड्स याद कर लोगे, आपको ये सारा स्टेजेस अपने आप याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है स्टेजेस। तो ये कीवर्ड्स आपने याद रखना स्टेजेस के अंदर। सबसे पहला सिलेक्शन किसका होगा यार, सिलेक्शन टेक्निकल रिव्यूअर का होगा और सिलेक्शन ऑडिट फर्म का होगा। 2 का सिलेक्शन होगा, एक टेक्निकल रिव्यूअर कौन है, एक ऑडिट फर्म कौन है जिसका रिव्यू होना है। दूसरा क्या आने वाला है, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट। एंड अगर ऑफर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो अगेन ऑफर ऑफ एंगेजमेंट कौन किसको सेंड करेगा,
अगेन ऑफर ऑफ एंगेजमेंट टेक्निकल रिव्यूअर को सेंड किया जाएगा, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट टेक्निकल रिव्यूअर को सेंड किया जाएगा बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, राइट। उसके बाद ऑफर ऑफ एंगेजमेंट टेक्निकल रिव्यूअर को भेज दिया गया। उसके बाद वो क्या करने वाला है, एक्सेप्टेंस देने वाला है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट टू रिव्यू द पर्टिकुलर सी एन प्रैक्टिस। तो उसके बाद क्या जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कौन किसको देगा, अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये टेक्निकल रिव्यूअर वापस से सबमिट करेगा, और साथ ही साथ इसका इंटीमेशन ऑडिट फर्म को भी जाएगा, साथ ही साथ इसका इंटीमेशन ऑडिट फर्म को भी जाएगा कि फलाना रिव्यूअर आपके फर्म का रिव्यू करने वाला है, राइट। दैट इंटीमेशन इज गोइंग एज वेल। तो पहला क्या हो गया, सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका, टेक्निकल रिव्यूअर का और ऑडिट फर्म का। दूसरा क्या हो गया, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट। तीसरा क्या हो गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस इंटीमेशन टू द ऑडिट फर्म, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने पीयर रिव्यू प्रोसेस में देखा था ना कि क्वेश्चनर भरा जाता है, क्वेश्चनर भरकर सबमिट होता है, पीयू सबमिट करता है, तो यहां भी उसी तरीके से पीयू क्या करेगा, ऑडिट फर्म क्या करेगा, एक क्वेश्चनर फिलअप करेगा। एक क्वेश्चनर टेक्निकल रिव्यूअर, एक क्वेश्चनर जो प्रैक्टिसिंग यूनिट को मिला है वो क्वेश्चनर प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करेगा, फिलअप करेगा, बिल्कुल पीयर रिव्यू प्रोसेस की तरह। अब क्वेश्चनर वगैरह फिल हो गया, यानी द टेक्निकल रिव्यूअर हैज गॉट द बेसिक डिटेल्स, द डिटेल्स ही वांटेड। तो अब एक्चुअल में क्या करने वाला है, विजिट करने वाला है। वो एक्चुअल में क्या करने वाला है, विजिट करने वाला है। और एक्चुअल में विजिट करके क्या करने वाला है, रिव्यू कंडक्ट करने वाला है। अभी तक के ये कीवर्ड्स याद हैं, सिलेक्शन हो गया, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट हो गया, फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस इंटीमेशन टू ऑडिट फर्म, फिर फिलिंग अप ऑफ क्वेश्चनर, फिर एक्चुअल विजिट, ठीक है। फिर वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करेगा, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करेगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फिर फाइनल रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, अब देखना यहां पे याद रखना, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को डायरेक्टली रिपोर्ट सबमिट नहीं किया जाता। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने ना एक और एसोसिएशन बना के रखा है, एक और ग्रुप बना के रखा है जिसको कहते हैं क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। तो ये जो रिपोर्ट्स है जो टेक्निकल रिव्यूअर आप सबमिट करेगा ना, वो सारा का सारा रिपोर्ट क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को सबमिट किया जाएगा। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप जो है वो उन रिपोर्ट्स को फिल्टर आउट करेगा, उन रिपोर्ट्स को एसेस करेगा, उन रिपोर्ट्स को एसेस करके आगे उन रिपोर्ट्स को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को पास करेगा विद रिकमेंडेशंस। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने बोला, अरे अपने पास इतना टाइम नहीं है, कितना सारा रिपोर्ट तुम हमारे पास सबमिट कर दो यार, वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। तो उन्होंने बना दिया क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। बोला आपको रिपोर्ट किसको सबमिट करना है, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को सबमिट करना है। फिर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या करेगा, कंसीडर करेगा रिपोर्ट्स ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर और रिकमेंडेशन देगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। तो ये जो टेक्निकल रिव्यूअर है ये किसको रिपोर्ट सबमिट करने वाला है, तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या करने वाला है, कंसीडर करने वाला रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर एंड मेक करने वाला रिकमेंडेशन टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। और फाइनली क्या होने वाला है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड डिसाइड करने वाला है फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू गो, ठीक है। पहले सिलेक्शन होगा ऑडिट फर्म का टेक्निकल रिव्यूअर का, याद रखिएगा यहां पे रिव्यूअर वर्ड यूज नहीं करोगे, टेक्निकल रिव्यूअर वर्ड यूज करोगे। दूसरा ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, तीसरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस इंटीमेशन टू ऑडिट फर्म प्लस फाइलिंग अप ऑफ क्वेश्चनर, देन एक्चुअल विजिट, देन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, देन फाइनल रिपोर्ट, देन सबमिट रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, सबमिट रिपोर्ट टू क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, देन क्वालिटी रिव्यू ग्रुप टू कंसीडर रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, मेक रिकमेंडेशन टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड टू डिसाइड द फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। एक बार आप लोग ये चार्ट बना लीजिए, ये कीवर्ड्स खाली आपने याद रखना है, पूरा प्रोसेस आपको याद हो जाएगा, फिर हम लोग बुक से देखेंगे।
तो अब प्रोसेस देखते हैं, वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट्स। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म एंड टेक्निकल रिव्यूअर टू कंडक्ट द क्वालिटी रिव्यू एंड सेंडिंग ऑफर ऑफ एंगेजमेंट टू द टेक्निकल रिव्यूअर। तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर टू कन्वे हिज एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट बाय सेंडिंग नेसेसरी डिक्लेरेशंस फॉर मीटिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर ए लॉट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो देखेंगे हम लोग। तो टेक्निकल रिव्यूअर एक डिक्लेरेशन देगा कि भैया मैं सारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हूं, एंड साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी फर्निश करेगा कि इस रिव्यू के दौरान मेरे को कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं उसको कहीं शेयर नहीं करूंगा। उसके बाद इंटीमेशन टू द ऑडिट फर्म अबाउट द प्रपोज्ड क्वालिटी रिव्यू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट बाय द टेक्निकल रिव्यूअर एंड ऑल्सो मार्किंग ए कॉपी ऑफ इंटीमेशन टू द टेक्निकल रिव्यूअर। राइट, तो इंटीमेशन जाएगा ऑडिट फर्म को अबाउट द प्रपोज क्वालिटी रिव्यू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द असाइनमेंट, और एक कॉपी ऑफ इंटीमेशन टेक्निकल रिव्यूअर को भी भेज दिया जाएगा। टेक्निकल रिव्यूअर टू सेंड अप द स्पेसिफाइड क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम क्वेश्चन टू द ऑडिट फर्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिव्यूअर ऑडिट फर्म को भेजेगा, और फिर ऑडिट फर्म क्या करेगा, इस क्वेश्चन को भर के आगे रिव्यूअर को सबमिट करेगा। टेक्निकल रिव्यूअर टू सेंड द स्पेसिफाइड क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम क्वेश्चनर टू द ऑडिट फर्म फॉर फिलिंग अप एंड कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल रिव्यूअर टू कैरी आउट द क्वालिटी रिव्यू बाय विजिटिंग द ऑफिस ऑफ द ऑडिट फर्म बाय फिक्सिंग द डेट्स एज पर द म्यूचुअल कंसेंट। तो टेक्निकल रिव्यूअर यहाँ पे क्या करने वाला है, कैरी आउट करने वाला है क्वालिटी रिव्यू बाय विजिटिंग द ऑफिस ऑफ द ऑडिट फर्म बाय फिक्सिंग द डेट एज पर म्यूचुअल कंसेंट। उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, यानी आप देखोगे ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट में है, उतना डिटेल्ड में नहीं है। Technical reviewer to send the preliminary report to the audit firm. Audit firm to submit representation on the preliminary report to the technical reviewer. अब लॉजिकल सा चीज है कि जब वो preliminary report सबमिट करेगा तो ऑडिट फर्म क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा preliminary report के ऊपर। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर टू सबमिट फाइनल रिपोर्ट along with a copy of annual report of the company oblique entity for the year to the board in the specified format on their individual letterhead duly signed and dated within 45 days from the date of acceptance of assignment. So this is important कि टेक्निकल रिव्यूअर क्या करने वाला है, सबमिट करने वाला है फाइनल रिपोर्ट along with the copy of annual report of the company to the board in the specified format on their individual letterhead duly signed and dated within 45 days from the date of acceptance of the assignment. तो यहां पे ये 45 डेज आ गया। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर सेंड करेगा कॉपी ऑफ देयर फाइनल रिपोर्ट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म, requesting the firm to send their submissions thereof to the board within 7 days of receipt of final report to the copy of with a copy to the technical reviewer। तो फाइनल रिपोर्ट का कॉपी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी भेज दिया जाएगा और उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप भी अपने जो सबमिशंस हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर दे दीजिए, और कितने डेज के अंदर, विद इन 7 days of the receipt of final report with a copy to the technical reviewer, and upon receipt of their final submission technical reviewer shall submit within next 7 days a summary of their findings, reply of the audit firm with the final comment। तो पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेजा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया कि 7 दिनों के अंदर आप अपने कमेंट्स दे दो। फिर जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कमेंट आ जाएगा तो अगले 7 दिनों के अंदर, वापस से 7 डेज का टाइम है टेक्निकल रिव्यूअर के पास, अगले 7 दिनों के अंदर समरी ऑफ देयर फाइंडिंग्स, द रिप्लाई ऑफ ऑडिट फर्म विद द फाइनल कमेंट्स, ये सब कुछ वहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। Quality review group to consider the report of the technical reviewer and the responses of the audit firm and to make recommendations to the quality review board। तो अल्टीमेटली रिपोर्ट किसको जाने वाला है, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को जाने वाला है, और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या करने वाला है, कंसिडर करने वाला रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑडिट फर्म एंड मेक करने वाला रिकमेंडेशंस टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करने वाला है, फाइनली कंसिडर करने वाला रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू ग्रुप एंड डिसाइड करने वाला है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइड करने वाला है फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू गो, एंड दिस इज द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्वड इन द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट्स। यहां खाली प्रोसेस के अंदर आप एक छोटा सा चेंज कर लेना, जो मैंने विद इन 45 डेज जो बुक के अंदर दिया हुआ है ना, जो अभी क्लास हमने डिस्कस भी किया, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको आप लिख दीजिए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ऐसा क्यों, क्योंकि आईसीआई ने ना अपने स्टडी मैट में 45 डेज लिखा हुआ था, और अभी स्टडी मैट जो रिवाइज किया है ना उसमें उन्होंने 45 डेज हटाकर लिख दिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। व्हाट दे हैव रिटन इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड within the extended period if the period is extended। तो ठीक है, अगर आईसीआई वहां पे टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। आईसीआई ने स्टडी मैट में 45 डेज नहीं देकर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड लिखा है, बाकी सेम ही है 7 डेज, बाकी कहीं भी टाइम पीरियड आईसीआई ने भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, और यहां भी जो 45 डेज स्पेसिफाई कर रखा था वहां पे विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड लिखा है आईसीआई ने, तो आप भी यहां पे विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड लिख दीजिए, 45 डेज लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए और काम आसान हो गया रादर, राइट।
तो ये क्लैरिफिकेशन है जो इस प्रोसेस के अंदर आप इंसर्ट कर दीजिएगा। अब जो अपना अगला टॉपिक है दैट इज इंडिपेंडेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। कि टेक्निकल रिव्यूअर बनने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द टेक्निकल रिव्यूअर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दैट ही मस्ट अबाइड टू, एंड साथ ही साथ और क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंपैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। ठीक है ना, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंपैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। तो यहां पे सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। तो अगेन बहुत जरूरी है कि टेक्निकल रिव्यूअर इंडिपेंडेंट हो, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी केसेस वगैरह पेंडिंग ना हो, जो भी सीए फर्म का वो रिव्यू करने जा रहा हो उस सीए फर्म के साथ उसका डायरेक्ट इंटैक्ट कोई को रिलेशन ना हो, कोई रिश्ता ना हो, वरना अगर वो इंडिपेंडेंस का एलिमेंट ब्रीच हो गया तो उस रिव्यू का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उस रिव्यू का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, राइट। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ना काफी सारा रिक्वायरमेंट इंसर्ट किया गया है कंपनी ऑडिट के अंदर इन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, याद है ना, डिस्क्वालिफिकेशंस। तो यहां पे यह भी बोला गया है कि यदि वो कंपनी का ऑडिटर बनना चाहे, टेक्निकल रिव्यूअर कंपनी का ऑडिटर बनना चाहे, तो वो इतना इंडिपेंडेंट हो कि वो सारी कंडीशंस कंप्लाई करे टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर 141 सबसेक्शन 3। तो एक एक करके देखना इंडिपेंडेंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला, he should not have any disciplinary proceeding under the Chartered Accountants Act 1949 oblique any kind of penal action against under any other law taken oblique pending against him during the last 3 financial years and oblique or thereafter। तो बहुत सिंपल सा चीज है, बोला पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में या उसके बाद कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट नहीं है। तो हम लोग सी एक्ट के अंदर देखते हैं ना कि देयर आर मेनी ग्राउंड्स जिसके अगेंस्ट सीए के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फाइल हो सकता है। ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही इज गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, उसने कोई ग्रॉसली नेग्लिजेंस किया है, मे बी उसने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का कोई ऑफेंस किया है, या मे बी उसने किसी क्लॉज का वायलेशन किया है, एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एनी अदर मिसकंडक्ट जिसके लिए उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ। तो अगर उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है उस व्यक्ति के खिलाफ, तो वो फिर टेक्निकल रिव्यूअर तो नहीं बन सकता। और ये देखना कब है, ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स और देयर आफ्टर। ठीक है, तो ही शुड नॉट हैव डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 ऑब्लिक पैनल एक्शन अगेंस्ट अंडर एनी अदर लॉ टेकन ऑब्लिक पेंडिंग अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड ऑब्लिक और देयर आफ्टर। दूसरा, he or his oblique her firm or any of the network firms or any of the partners of the firm or that of the network firm should not have been the statutory auditors of the company। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चला कि भाई राधे श्याम एंड कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है एज द टेक्निकल रिव्यूअर, राइट। राधे श्याम एंड कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है एज द टेक्निकल रिव्यूअर, और टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट होने के बाद वो ऑडिट करने वाले एबीसी का, और पता चला कि भैया एबीसी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है, एबीसी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो श्यामलाल एंड कंपनी है, या फिर श्यामलाल एंड कंपनी का जो नेटवर्क फर्म है वो एबीसी का स्टैट ऑडिट करते हैं। तो तुम सोच के देखो यार, जो टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट हो रहा है सीए फर्म का, और जिस कंपनी का फाइल वो रिव्यू करने वाला है, उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर या तो वो खुद है या उसका नेटवर्क फर्म है। तो सोचो उस रिव्यू का कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई बोला गया है ही और हीज ऑब्लिक हर फर्म और एनी ऑफ द नेटवर्क फर्म्स और एनी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और दैट ऑफ द नेटवर्क फर्म्स शुड नॉट हैव बीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफाइड और हैव रेंडर्ड any other services to the said company oblique entity during last 3 financial years or thereafter। तो पहले पॉइंट में बोला पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में या उसके बाद कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या पैनल एक्शन उस सीए के अगेंस्ट नहीं है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर, ना किसी दूसरे लॉ के तहत। और दूसरे पॉइंट में बोला पिछले 3 सालों के अंदर या उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो टेक्निकल रिव्यूअर है वही स्टैट ऑडिट कर रहा है उस कंपनी का, या जो उसके नेटवर्क फर्म्स हैं वो लोग स्टैट ऑडिट कर रहे हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। तीसरा पॉइंट, he or his oblique her firm or any of the network firms or any of the partners of the firm or that of the network firms should not have any association with the specified or firm audit review during the last 3 financial years। अब बोला कि भैया स्टैट ऑडिट नहीं करेंगे वो तो ठीक है, कोई एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, राइट। किसके साथ? उस ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के साथ। दूसरे पॉइंट में बोला कि वो जो कंपनी है
जिस कंपनी का वो रिव्यू करने वाले, अल्टीमेटली सीए फर्म को सिलेक्ट किया जाएगा, बट सीए फर्म के थ्रू तो उस कंपनी को ही रिव्यू किया जाएगा ना, उस कंपनी के फाइल को पिकअप किया जाएगा। तो बोला उस कंपनी का जिसको आप सिलेक्ट करने वाले हो ना, जिस कंपनी का आप रिव्यू करने वाले हो ना, उसके आप ऑडिटर्स नहीं है। पिछले 3 सालों में आपने ऑडिट नहीं किया है, ना आपके नेटवर्क फर्म्स ने ऑडिट किया है, तो उस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट में बोला उस फर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उस फर्म के साथ भी कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए जिस फर्म का आप रिव्यू करने जा रहे हो। तो रिश्ता ना उस फर्म के साथ होना चाहिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जिस फर्म का आप रिव्यू करने जा रहे हो। उस फर्म को सिलेक्ट करके आप जिन क्लाइंट्स के फाइल को पिकअप करने वाले हो फॉर द रिव्यू, ना उन कंपनीज के साथ रिश्ता होना चाहिए, ना आपने उनको स्टैट ऑडिट सर्विस रेंडर किया होना चाहिए, और ना आपके अगेंस्ट ओवरऑल कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होना चाहिए या पैनल एक्शन होना चाहिए। सिंपल सा चीज है। तो सब कुछ कवर कर लिया इंडिपेंडेंस में, फर्म को भी कवर कर लिया, पिछले 3 सालों में उस फर्म के साथ भी कोई एसोसिएशन ना हो आपका या आपके नेटवर्क फर्म्स का, वहां पे आप जिस कंपनी को सेलेक्ट करोगे उस कंपनी को भी कवर कर लिया, और ओवरऑल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की भी बात कर ली। उसके बाद बोला गया है ही शुड कंप्लाई विद ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेड डाउन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। तो 141 सबसेक्शन 3 के अंदर जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन था ना, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, वो सारा रिक्वायरमेंट भी आप कंप्लाई कर रहे हैं, वो सारा रिक्वायरमेंट भी आप कंप्लाई कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंस के पैरामीटर को और नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। और फिर आखिरी में बोला ही डज नॉट बिलोंग टू द सिटी ऑब्लिक रीजन ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द एएफयूआर। मतलब ओ माय गॉड, तुम सोचो यार कि ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, मान लो उसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, तो आप दिल्ली में वो टेक्निकल रिव्यूअर बिलोंग ना करे। मतलब इस तरीके से एसोसिएशन बनाया है कि सेम सिटी में भी बिलोंग ना करे, सेम रीजन में भी बिलोंग ना करे। क्या पता सेम शहर में है, कोई इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो सामने दिखाई ना दे, तो बोला सेम सिटी में भी वो बंदा बिलोंग ना करे, सेम रीजन ऑफ एचओ में भी बिलोंग ना करे। तो ही डज नॉट बिलोंग टू द सिटी ऑब्लिक रीजन ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। तो इंडिपेंडेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, कुल मिलाकर 5 चीजें। आप ये समझो, एक तो फर्म के हिसाब से इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया, दूसरा कंपनी, तो कंपनी के हिसाब से इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया। उसके लिए 2 पॉइंट है, पिछले 3 साल का स्टैट ऑडिट 141 सबसेक्शन 3, उसके अलावा एक जनरल पॉइंट है डिसिप्लिनरी एक्शन वाला, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वाला, और एक और जनरल पॉइंट है डज नॉट बिलोंग टू द सिटी ऑब्लिक रीजन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। सिंपल सा चीज है। उसके बाद अगला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर इंपैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंपैनलमेंट? इतना सारा इंडिपेंडेंस के लिए पैरामीटर फुलफिल करना है वो तो ठीक है, बट साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी ऐसा होना चाहिए लगे यार दमदार बंदा है यार, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बड़ी बड़ी कंपनीज का इसने खुद ऑडिट किया हुआ है, तब जाकर रिव्यू करने के लिए एलिजिबल है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? बोला सीए बनने के बाद ना आपको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग या ऑडिटिंग में। ऐसा नहीं कि एक नया सीए बने और सोच रहे हो कि मैं टेक्निकल रिव्यू कर लूं, नहीं भैया। राइट, सीए बनने के बाद आपके पास मिनिमम 15 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 इयर्स का, 5 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं चलेगा, 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बी करेंटली एक्टिव इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 साल का एक्सपीरियंस तो है लेकिन 2 साल से हम अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में ही नहीं है। नहीं भैया, 15 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, आप करेंटली एक्टिव भी होने चाहिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में। दूसरा, reviewer should have handled assigning partner/proprietor for at least 3 stat audit assignments as a central stat auditor of banks, public limited companies/government companies/private limited companies having annual turnover of 50 crore rupees and above during the last 10 financial years। अब क्या बोला है? रिव्यूअर ने हैंडल किया हो असाइनिंग पार्टनर/प्रोप्राइटर फॉर एटलीस्ट 3 स्टैट ऑडिट असाइनमेंट्स एज ए सेंट्रल स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 50 CR या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। तो पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स ने रिव्यूअर ने कम से कम 3 ऐसे सॉलिड असाइनमेंट्स खुद हैंडल किए हो एज ए पार्टनर या प्रोप्राइटर, या तो वो एटलीस्ट 3 असाइनमेंट। राइट, और 3 असाइनमेंट में क्या क्या काउंट हो सकता है? सेंट्रल स्टेट ऑडिटर ऑफ बैंक रहा हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रहा हो, गवर्नमेंट कंपनी का सेंट्रल स्टेट ऑडिट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टेट ऑडिट जिसका एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 50 CR एंड अबव है ड्यूरिंग द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन जारी करा, प्रोवाइडेड दैट आउट ऑफ द एफर्सेड 3 स्टेट ऑडिट असाइनमेंट्स एटलीस्ट 1 मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो देखो क्या बोला कि भैया तुमने एटलीस्ट 3 स्टेट ऑडिट असाइनमेंट हैंडल करे हो एज ए सेंट्रल स्टेट ऑडिटर
ऑफ या फिर ऑडिटर ऑफ बैंक्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 CR एंड अबव इन द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला 3 के 3 असाइनमेंट तुमने प्राइवेट कंपनी के हैंडल कर रखा है, तुम्हारे पास 3 ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, तुमने 3 ऐसे प्राइवेट कंपनीज का स्टैट ऑडिट कर रखा है जिनका टर्नओवर 50 CR एंड अबव है। दैट इज नॉट गोइंग टू सफाइस द रिक्वायरमेंट। 3 में से 2 प्राइवेट कंपनी हो चलेगा, 3 में से 2 ऐसी बड़ी प्राइवेट कंपनी तो चलेगा, लेकिन एक तुम्हारे पास गवर्नमेंट कंपनी का भी असाइनमेंट होना चाहिए, एक तुम्हारे पास सेंट्रल स्टेट ऑडिट ऑफ बैंक भी होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 मस्ट बी अदर देन ए प्राइवेट कंपनी। तो यहां पे मान लो 2 गवर्नमेंट कंपनी का स्टेट ऑडिट किया है एज ए पार्टनर या प्रोप्राइटर, प्लस एक प्राइवेट कंपनी जिसका ऑब्वियसली टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 CR है, तो दिस कॉम्बिनेशन कैन वर्क अराउंड, नॉट इश्यू, चलेगा। लेकिन 3 प्राइवेट कंपनीज का खाली ऑडिट करा है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट एक कंपनी होना चाहिए अदर देन प्राइवेट कंपनी, है ना। तो रिव्यूअर शुड हैव हैंडल्ड असाइनमेंट एज ए पार्टनर ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर एटलीस्ट 3 स्टेट ऑडिट असाइनमेंट एज ए सेंट्रल स्टेट ऑडिटर्स ऑफ बैंक, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 50 CR और अबव ड्यूरिंग द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन तीनों के तीनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का ऑडिट असाइनमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद बोला है रिव्यूअर शुड नॉट करेंटली बी ए मेंबर ऑफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और ICAI सेंट्रल काउंसिल ऑब्लिक रीजनल काउंसिल ऑब्लिक ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमेटी। तो यार ऑलरेडी जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है उसके जो मेंबर्स हैं वो रिव्यूअर नहीं बन सकते। ICAI सेंट्रल काउंसिल है उनके जो मेंबर्स हैं वो रिव्यूअर नहीं बन सकते। कोई भी रीजनल काउंसिल है ICAI का उसके मेंबर्स हैं वो रिव्यूअर नहीं बन सकते। कोई भी ब्रांच लेवल कमेटी है उसके भी जो मेंबर्स हैं वो भी रिव्यूअर नहीं बन सकते। तो कहीं भी कोई इंडिपेंडेंस के लिए ना कहीं भी कोई पैरामीटर छूट ना जाए, तो इसलिए बोला कि भैया यू शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, यू शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द ICAI सेंट्रल काउंसिल, यू शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी रीजनल काउंसिल, यू शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमेटी। और फाइनली वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वाला पॉइंट दोबारा से यहां पे डाल दिया, ही शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 ऑब्लिक पैनल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर लॉ पेंडिंग अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स और देयर आफ्टर। तो ये सारा रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा भैया, तब आपका नाम उस इंपैनलमेंट में आ सकता है फॉर द टेक्निकल रिव्यूअर, राइट। उसके बाद ऑन साइट विजिट एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट। तो अगेन बोला टेक्निकल रिव्यूअर क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट कैरी आउट करने के लिए ऑन साइट विजिट कंडक्ट करेगा, और ऑन साइट विजिट जब कंडक्ट करेगा दैट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज। 7 दिन से लंबा ऑन साइट विजिट नहीं होगा। पीयर रिव्यू में भी 7 डेज था, तो यहां भी 7 डेज है कि 7 डेज से ज्यादा का ऑन साइट विजिट नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 डेज हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में। रिव्यू करते वक्त जो क्वालिटी रिव्यूअर है वो अप टू 3 असिस्टेंट्स की मदद ले सकता है, नॉट मोर देन 3 असिस्टेंट्स, अप टू 3 असिस्टेंट्स की मदद ले सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए एंड जो डिस्क्वालिफाइड ना हो अंडर द CA एक्ट, जिनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो खुद भी, एंड जिन लोगों ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर रखा हो। तो पीयर रिव्यू के अंदर हमने देखा था रिव्यूअर 1 असिस्टेंट की मदद ले सकता है और यहां पे रिव्यूअर 3 असिस्टेंट की मदद ले सकता है, बट वहां पे भी असिस्टेंट शैल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यहां पे भी असिस्टेंट मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चीज दोनों जगह कॉमन है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ असिस्टेंट्स, तो असिस्टेंट्स का भी इंडिपेंडेंस जरूरी है। अब जो रिव्यूअर जिन असिस्टेंट्स की मदद लेगा वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। रिव्यूअर खुद तो इंडिपेंडेंट है, मगर जो असिस्टेंट को लिया जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कहानी तो वहीं खत्म हो गया ना यार। तो जो असिस्टेंट है वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, असिस्टेंट्स को भी अपने इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है। तो अब इंडिपेंडेंस के लिए क्या, असिस्टेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट। पहला बोला ही शैल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा बोला ही डज नॉट अट्रैक्ट एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, तीसरा बोला ही विल हैव टू साइन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। पहला दिन तो सिंपल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करेगा। चौथे पॉइंट में बोला ही शैल हैव नो डायरेक्ट इंटरफेस एदर विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। तो अगेन कोई भी डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होना चाहिए विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। तो वो जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है उसके साथ कोई उसका इंटरफेस नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। He should have been working with them for at least 1 year as a member oblique partner in the CA firm with them। तो ये किसकी बात हो रही है, ये जो टेक्निकल रिव्यूअर है। अब अल्टीमेटली सोच के देखो यार, जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो भी तो एक ऑडिट फर्म है, तो वहां से एक सीए जा रहा है रिव्यू करने, तो प्रैक्टिकली वो जिसको असिस्टेंट बनाएंगे ना, वो असिस्टेंट एटलीस्ट उनके साथ काम कर रहा है 1 साल से एज ए मेंबर ऑब्लिक पार्टनर। अगला पॉइंट,
he should not have been associated with the audit firm under review and the concerned entity whose audit is being reviewed during the last 3 financial years. तो सेम रिक्वायरमेंट जो उनके लिए था, जो टेक्निकल रिव्यूअर के लिए था, कि जो असिस्टेंट है वो भी एसोसिएटेड ना हो विद द ऑडिट फर्म अंडर एंटिटी और विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू एंड द कंसर्न्ड एंटिटी जिसका ऑडिट होने वाला है ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो वहां पे टेक्निकल रिव्यूअर के लिए तो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ था. एंटिटी के लिए बोला था पिछले 3 साल में ऑडिट ना किया हो, ना उसके नेटवर्क एंटिटी ने. ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के लिए बोला था कि कोई एसोसिएशन ना हो. यहां पे एक ही पॉइंट में दोनों चीज को कवर कर दिया. बोला कोई भी एसोसिएशन होना ही नहीं चाहिए उस असिस्टेंट का, ना ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के साथ होना चाहिए, ना उस कंसर्न्ड एंटिटी के साथ होना चाहिए जिसको ऑडिट रिव्यू होने वाला है ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स और देयर आफ्टर. उसके बाद बोला है डिसिप्लिनरी एक्शन वाला पॉइंट, सेम पॉइंट है. डिसिप्लिनरी एक्शन वाला 3 इयर्स वाला सेम पॉइंट है. फिर वो नॉट ए मेंबर ऑफ करंट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आईसीएस सेंट्रल काउंसिल, सेम पॉइंट है. तो रिपीट हो रहा है बेसिकली. 3-4 पॉइंट तो कॉमन ही है. जो टेक्निकल रिव्यूअर का इंडिपेंडेंस के लिए पॉइंट था और जो असिस्टेंट का इंडिपेंडेंस के लिए पॉइंट है, 3-4 पॉइंट तो कॉमन ही है. और फिर फाइनली बोला हुआ है ही शुड नॉट हिमसेल्फ बी इम्पैनल्ड एज अ टेक्निकल रिव्यूअर विद द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. अगर उसने खुद ही अपने आप को इंपैनल करा रखा है एज अ टेक्निकल रिव्यूअर, तो वो प्रैक्टिकली जाएगा तो टेक्निकल रिव्यूअर बन के जाएगा, टेक्निकल रिव्यूअर का असिस्टेंट बन के नहीं जाएगा. तो ही शुड नॉट बी इम्पैनल्ड एज अ टेक्निकल रिव्यूअर विद द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. तो ये असिस्टेंट के लिए हो गया. चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए अंडर द सीए एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन किया हुआ हो, कोई डायरेक्ट इंटरफेस ना हो विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, जो सीए फर्म है उसके साथ 1 साल तक काम कर रहा हो एटलीस्ट एज अ मेंबर पार्टनर, जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है उनके साथ कोई एसोसिएशन ना हो पिछले 3 साल में, और जिस एंटिटी का ऑडिट रिव्यू होने वाला है उस एंटिटी के साथ भी कोई एसोसिएशन ना हो. डिसिप्लिनरी एक्शन वाला पॉइंट आ गया 3 इयर्स का. देन शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ करंट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑब्लिक आईसीएस सेंट्रल काउंसिल ऑब्लिक रीजनल काउंसिल ऑब्लिक ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमिटी. एंड फाइनली ही शुड नॉट हिमसेल्फ बी इम्पैनल्ड एज अ टेक्निकल रिव्यूअर विद द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. तो ये सारा पॉइंट आ गया यहां पे. उसके बाद देखना इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन न्यू एसएम करके जो दिया हुआ है, क्वालिटी रिव्यू इफ रेफरेंस इज मेड बाय नफरा. तो ये वही पॉइंट है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अपने को देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को नफरा गवर्न करता है, यानी सेक्शन 132 रूल 3 के अंदर जो लिस्ट दिया हुआ था पूरा का पूरा, यहां हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी अकाउंट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है. तो वहां पे जो कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ था पूरा का पूरा, लिस्टेड कंपनीज हो गई, अनलिस्टेड कंपनीज हो गई जिनका पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट 500 सीआर है या एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 1000 सीआर है, याद आया, या जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन है एटलीस्ट 500 सीआर है, बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है. तो इन सारी कंपनीज को नफरा गवर्न करता है. तो अगर किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को नफरा गवर्न कर रहा है तो उस पार्टिकुलर कंपनी को अगर रिव्यू करना है, तो उस पार्टिकुलर कंपनी को रिव्यू करने के लिए तो उसके सीए फर्म को रिव्यू करना पड़ेगा. तो उस पार्टिकुलर कंपनी के केस में अगर रिव्यू इनिशिएट करना है, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ रेफरेंस इज मेड टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बाय नफरा. नफरा वो मोटो वो चीज नहीं कर सकता. वो चीज तभी पॉसिबल है अगर रेफरेंस यहां पे नफरा के द्वारा जाएगा, वरना क्वालिटी रिव्यू बोर्ड यहां पे रिव्यू इनिशिएट नहीं कर सकता. तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज क्लैरिफाइड टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड दैट इन व्यू ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट read with Rule 9 of NAFRA Rules 2018, the issue of quality review board reviewing audits of the companies oblique body corporate specified under Rule 3 of NAFRA Rules 2018 will only arise in case if reference is so made to quality review board by NAFRA and not otherwise. Rule 3 of NAFRA Rules as notified by the central government provides that the authority, that is NAFRA, shall have the power to monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards, oversee the quality of services of section 132 and undertake investigation of such section of the auditors in the case of following companies and body corporate. तो जो भी लिस्ट था पूरी कंपनीज का. Accordingly, Quality Review Board would now be able to initiate reviews of quality of audit services provided by members of the institute only in respect of entities other than specified under Rule 3. तो पावर्स का दायरा कम हो गया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का. दैट इज बच क्या गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बच गए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज बच गए बिलो द थ्रेशोल्ड्स, क्योंकि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो नफरा रूल्स में चले गए. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी जो थ्रेशोल्ड से ऊपर है वो भी नफरा रूल्स में चले गए. Then other entities not specified under NAFRA, मतलब other than banking companies, insurance companies and all, and those refer to quality review board by NAFRA. या फिर NAFRA अगर खुद रेफरेंस दे रहा है, अगर NAFRA खुद रेफरेंस दे रहा है, और अगर NAFRA खुद रेफरेंस नहीं दे रहा तो रूल 3 वाली कंपनी सारी हट जाएंगी वहां पे जो NAFRA रूल्स में था. उसके अलावा बच क्या जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट्स, राइट.
कवरेज ऑफ सर्विसेज फॉर क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू के कवरेज में क्या क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ स्टैट ऑडिट्स, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ स्टैट ऑडिट्स। उसके अलावा जो भी इंटरनल ऑडिट्स है, टैक्स ऑडिट्स है, जीएसटी ऑडिट्स है, वो सारा का सारा हट जाएगा, वो सारा का सारा हट जाएगा। यही चीज यहां पे दिया हुआ है। द क्वालिटी रिव्यू would involve assessment of the work of stat auditors while carrying out the stat audit so that the board is able to assess the quality of statutory audit and reporting by the statutory auditors, and quality control framework adapted by the audit firm under review in conducting stat audit। तो अल्टीमेटली अपने को स्टैच्यूटरी ऑडिट का क्वालिटी चेक करना है, और जो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ने फॉलो किया है इन कंडक्टिंग स्टैट ऑडिट, अपने को उस चीज को क्वालिटी रिव्यू में कवर करना है। एक्सक्लूजन्स, क्या क्या चीजें नहीं आएगा? दिस प्रोसीजर वुड नॉट एक्सटेंड टू review of internal audit, tax audit, GST audit and such other special purpose audits conducted by the members of the institute, या फिर रिव्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा क्वालिटी रिव्यू के दायरे में नहीं आएगा, क्वालिटी रिव्यू के स्कोप से बाहर रहेगा। बेसिकली स्टैट ऑडिट का क्वालिटी एंड द रिपोर्टिंग बाय स्टैट ऑडिटर्स, एंड वो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क जो कि ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू फॉलो कर रही है इन कंडक्टिंग स्टैट ऑडिट, यही चीज क्वालिटी रिव्यू के स्कोप में आएगा, यही चीज क्वालिटी रिव्यू के कवरेज के दायरे में आएगा। क्लियर है? अब अगला जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स, कि ऑडिट फर्म का सिलेक्शन ना किस बेसिस में होगा। तो देखना 3 बेसिस है ऑडिट फर्म के सिलेक्शन का फॉर रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड, कि क्वालिटी रिव्यू के अंदर प्राइमा फेसी अपन देखते हैं कि कौन सी एंटिटीज का ऑडिट हुआ है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी ऑडिटेड अपन फर्म का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म, ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट फर्म के हिसाब से सिलेक्शन हो जाए, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। एंड तीसरा वी ऑल्सो हैव क्वालिटी रिव्यू साइकिल। तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स के हिसाब से ना रिव्यू डिसाइड होता है कि कौन से फर्म में कितने पार्टनर्स हैं। जिस फर्म में ज्यादा पार्टनर्स हैं तो अकॉर्डिंगली रिव्यू कम टाइम में होगा, जिस फर्म में कम पार्टनर्स हैं अकॉर्डिंगली रिव्यू ज्यादा टाइम में होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर, क्वालिटी रिव्यू साइकिल, राइट। और तीनों में से कोई भी पैरामीटर यूज हो सकता है, तीनों में से कोई भी पैरामीटर यूज हो सकता है, एनी पैरामीटर कैन बी यूज्ड। ये सब कुछ एक साथ देखा जाएगा। तो पहला है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड। तो अपने को यह देखना है कि यार ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जहां पे फ्रॉड के ज्यादा चांसेस है, जहां पे फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है या फिर लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड है, राइट। या फिर सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है, कुछ अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज की खबरें सामने आई हैं, मे बी मीडिया के थ्रू सामने आई हैं कि देयर आर सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, द अकाउंटिंग इज नॉट प्रॉपर। मेजर नॉन कंप्लायंसेस है कि भाई लॉ रेगुलेशन वगैरह कंप्लाई नहीं हो रहा, ऐसी आशंकाएं हैं दैट देयर आर मेजर नॉन कंप्लायंसेस। सस्पेक्टेबल सेक्टर है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया कि जितने भी आईटी सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर्स में से बहुत ज्यादा गड़बड़बाजी चल रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर सिलेक्शन होगा कि पार्टिकुलरली मान लीजिए लेट अस से एक कंपनी है एबीसी जिसके अंदर फ्रॉड के हाई चांसेस हैं, ऐसा न्यूज आया, एक विसल ब्लोअर ने ना न्यूज दिया है कि भाई इस कंपनी में ना फ्रॉड के हाई चांसेस है, देयर इज अ न्यूज फ्रॉम द विसल ब्लोअर। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन दैट देखा जाएगा कि उस फलाने एंटिटी का ऑडिट कौन करता है, एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाएगा उस फर्म को फॉर द रिव्यू। सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, अगर किसी कंपनी के अंदर सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हैं, तो भाई अगर इतना ज्यादा अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है तो उनके ऑडिटर्स ने पिन पॉइंट किया कि नहीं किया, उनके ऑडिटर्स ने उन चीजों को पॉइंट आउट किया कि नहीं किया, तो अकॉर्डिंगली उनके ऑडिटर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है फॉर रिव्यू। अगर किसी कंपनी के अंदर मेजर नॉन कंप्लायंसेस वगैरह हैं तो अगेन देखेंगे उनके ऑडिटर्स कौन है, अकॉर्डिंगली उनके ऑडिटर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है फॉर रिव्यू। सस्पेक्टेबल सेक्टर है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कि भैया इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया कि सेक्टर में तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो बेस्ड ऑन दैट इंटेलिजेंस रिपोर्ट उन सेक्टर्स के जो फर्म्स है उनको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर रिव्यू। तो दिस इज क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द एंटिटीज ऑडिटेड। और यहां पे भी अपने को समझना होगा यहां पे कौन सी कंपनीज की बात हो रही है जो नफरा जिसको गवर्न नहीं करता। यहां पे उन कंपनीज की बात हो रही है दैट इज नॉट गवर्न बाय नफरा अंडर रूल 3 सेक्शन 132। अगर उन कंपनीज को नफरा गवर्न कर रहा है तो वो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिव्यू करा ही नहीं सकता, फिर तो रिव्यू तभी पॉसिबल अगर नफरा एप्लीकेशन दे, राइट। सो दैट इज वाई अपने को यह समझना होगा कि यहां पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड, यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज not governed under NAFRA. We are talking about companies that is not governed under NAFRA under Rule 3 Section 132 and based on this following factors, that is reported fraud, likelihood of fraud, serious accounting irregularities, major non-compliances, suspectable sector है based on intelligence report, right? हम कह सकते हैं risk based concerns हैं, there are risk based concerns.
तो ऐसा कुछ है, तो इन बेसिस में फर्म को सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म, रैंडम सिलेक्शन हो सकता है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में रिजॉर्ट टू रैंडम सिलेक्शन, कभी कभी रैंडम बेसिस में भी सिलेक्ट कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल्ड, कि अरे यार ये जो सीए फर्म है ना, इसका वॉल्यूम ऑफ वर्क ये बहुत ज्यादा हैंडल कर रहा है, तो मे बी हो सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल में डेफिशिएंसी हो। मे बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्लाइंट्स, कि यार ये ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं ना, ये जो क्लाइंट्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनके वर्क को हैंडल करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जा रहा हो। रिस्क के चांसेस हाई है, देयर इज हाई रिस्क। फ्रॉड के चांसेस हैं, एक्चुअल फ्रॉड, लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड, सेम ये वाला। तो इन बेसिस में भी ऑडिट फर्म को सिलेक्ट किया जा सकता है। रैंडम बेसिस हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल्ड हो गया, वो कैसे किस तरीके के क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, हाई रिस्क हो गया, चांसेस ऑफ फ्रॉड हो गया, एक्चुअल फ्रॉड या लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड, इस सारे बेसिस में भी ऑडिट फर्म का सिलेक्शन किया जा सकता है फॉर द रिव्यू थिंग, राइट। और फाइनली है क्वालिटी रिव्यू साइकिल डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहां पे अगर 20 या 20 से ज्यादा पार्टनर एक सीए फर्म में, तो बोला क्वालिटी रिव्यू 3 साल में एक बार होगा। 20 या 20 से ज्यादा पार्टनर है तो, 10 से ज्यादा पार्टनर है मगर 20 से कम है तो रिव्यू 4 साल में एक बार होगा, और 10 से कम पार्टनर है तो रिव्यू 5 साल में एक बार होगा। तो 20 या 20 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो रिव्यू 3 साल में एक बार होगा। 10 से 20 के बीच में है, मोर देन 10 बट लेस देन 20, तो रिव्यू 4 साल में एक बार होगा। एंड इट्स लेस देन 10, देन अगेन रिव्यू 5 साल में एक बार होगा। तो अगर पार्टनर्स कितने हैं, 20 या 20 से ज्यादा 3 साल में एक बार रिव्यू, 10 से ज्यादा मगर 20 से कम 4 साल में एक बार रिव्यू, 10 से कम तो 5 साल में एक बार रिव्यू, ठीक है। और यहां पे अगर रिव्यू होता है ना, तो मैक्सिमम 3 ऑडिट असाइनमेंट सेलेक्ट किया जा सकता है नॉर्मली इन वन क्वालिटी रिव्यू साइकिल। तो एक साइकिल में अगर रिव्यू हो रहा है, एक फर्म के पास मान लीजिए 25 पार्टनर्स हैं, तो 25 पार्टनर्स हैं, सो इन दैट वेरी सिनेरियो उनका रिव्यू 3 साल में एक बार हो रहा है। तो उनका रिव्यू जब 3 साल में एक बार होगा ना, मैक्सिमम 3 ऑडिट असाइनमेंट ही रिव्यूअर सेलेक्ट कर सकता है फॉर द रिव्यू इन दैट क्वालिटी रिव्यू साइकिल। दोबारा से 3 साल के बाद रिव्यू होगा, दोबारा से 3 असाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बट एक क्वालिटी रिव्यू साइकिल के अंदर मैक्सिमम 3 ऑडिट असाइनमेंट सिलेक्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 3, ठीक है। तो ये एक और चीज हो गया, क्वालिटी रिव्यू साइकिल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहां पे 3 चीजों में डिवाइड हो गया। पहला, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड on the basis of reported fraud, likelihood of fraud, serious accounting irregularities, major non-compliances, suspectable sector based on intelligence report, risk-based concern, regulatory concern. Criteria based on audit firm, तो random, volume of work handled, nature of clients, high risk, fraud, and quality review cycle, depending on the number of partners. 20 या 20 से ज्यादा पार्टनर है, 3 साल में एक बार रिव्यू, 10 से ज्यादा 20 से कम 4 साल में एक बार रिव्यू, 10 से कम 5 साल में एक बार रिव्यू, और अप टू 3 ऑडिट असाइनमेंट वहां पे सिलेक्ट किया जा सकता है। अब यहां पे दोनों चीजें साथ में भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सीए फर्म है जिसके 25 पार्टनर्स हैं, तो 25 पार्टनर्स है तो रिव्यू आइडियली 3 साल में एक बार होगा, रिव्यू वंस इन 3 years। एक बार रिव्यू हो गया 2021 में, तो आइडियली अगला रिव्यू कब होना चाहिए, 2024 में होना चाहिए। मतलब 3 साल के बाद ही होना चाहिए, 3 साल में एक बार, तो आइडियली 2024 तक पहुंच जाएगा मामला। लेकिन मान लो 2022 में एक न्यूज आता है कि भैया देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिग फ्रॉड इन वन ऑफ द कंपनीज द फर्म इज ऑडिटिंग। तो आइडियली तो रिव्यू 3 साल में एक बार होना चाहिए था, मगर 2022 में क्या न्यूज आ रहा है कि भैया एक कंपनी का जो ऑडिट कर रहे हैं ना, वहां फ्रॉड के बड़े चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल तक वेट करेंगे, बेस्ड ऑन द फर्स्ट साइकिल, बेस्ड ऑन द फर्स्ट पैरामीटर हम 1 साल के बाद रिव्यू करा लेंगे। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड 1 साल के बाद भी रिव्यू करा लेगी। तो ये तीनों पैरामीटर साथ में चलेगा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास पावर्स है कि तीनों पैरामीटर से कोई भी पैरामीटर के हिसाब से कभी भी रिव्यू करा ले, बट अगेन देखना पड़ेगा कि नफरा गवर्न तो नहीं कर रहा है, क्योंकि नफरा गवर्न कर रहा है तब तो अगेन वो रिव्यू तभी करा सकता है प्रैक्टिकली अगर वहां पे नफरा एप्लीकेशन दे रहा है, वरना वो रिव्यू नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स। तो एक बार आप रीड कर लीजिए, यहां पे एक चीज खाली देख लेना,
जो क्वालिटी रिव्यू साइकिल है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एन ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू में बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर रिव्यू साइकिल, इसका एक एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन क्या है देखना, यहां पे क्या दिया है, अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एन ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू में बी सिलेक्टेड बाय द बोर्ड एज में बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी रिव्यू साइकिल कवरिंग एंटिटीज ऑफ वेराइड इंडस्ट्रीज साइज ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड रेगुलेटरी कंसर्न, हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडवर्स फाइंडिंग इन ए पास्ट रिव्यू। मतलब पास्ट रिव्यू हुआ था, पहले रिव्यू हुआ था, ऑलरेडी उस सीए फर्म का रिव्यू हो चुका है, और पुराना जब रिव्यू हुआ था ना, आज तक कभी कोई एडवर्स फाइंडिंग निकला ही नहीं है, कभी आज तक कोई डेफिशिएंसी नहीं निकला है, कभी कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं निकला है, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा एक ही ऑडिट असाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही ऑडिट असाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। नॉट मोर देन वन ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ द सेम एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर ऑफ एन ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू में बी सिलेक्टेड फॉर क्वालिटी रिव्यू बाय द बोर्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी रिव्यू साइकिल। तो नॉर्मली तो हमने बोला 3 ऑडिट एंगेजमेंट तक सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले रिव्यू हुआ था, कोई एडवर्स फाइंडिंग निकला ही नहीं कभी पास्ट रिव्यू में, तो मैक्सिमम एक ही ऑडिट एंगेजमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर पास्ट एंगेजमेंट में कोई एडवर्स फाइंडिंग निकल गया था, कोई मेजर फ्रॉड वगैरह निकल गया था, कोई मेजर खपलेबाज निकल गया था, मेजर नॉन कंप्लायंस निकल गया था, तो फिर तो भैया इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन अगर ऐसा है तो 3 से ज्यादा ऑडिट एंगेजमेंट भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मोर देन 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, एंड वो जो साइकिल है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, मोर फ्रीक्वेंट साइकिल में भी रिव्यू हो सकता है। तो मान लीजिए 2021 में जब रिव्यू हुआ, तो 2021 में जब रिव्यू हुआ तो भैया बहुत ज्यादा एडवर्स फाइंडिंग्स निकल गया, बहुत ज्यादा एडवर्स फाइंडिंग्स निकल गया, ठीक है, और 2022 में फ्रॉड के भी चांसेस हो गए, तो प्रैक्टिकली रिव्यू होना चाहिए था 2024 के बाद 2024 तक, लेकिन 2022 में हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू दोबारा किया जा रहा है क्योंकि फ्रॉड के चांसेस निकल के आ गए, और क्योंकि 2021 के रिव्यू में एडवर्स फाइंडिंग निकला था, तो 2022 के रिव्यू में मोर देन 3 ऑडिट एंगेजमेंट में ऑल्सो भी सिलेक्टेड। तो समझ रहे हो ना ये सारी चीजें एक साथ कैसे ऑपरेट कर रही हैं। ये एग्जांपल समझ आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया कि 2021 में रिव्यू हुआ, 2021 को मान लीजिए जब रिव्यू हुआ तो नो एडवर्स फाइंडिंग, और अगले 3 साल तक फ्रॉड का भी न्यूज नहीं आया, तो क्वालिटी रिव्यू साइकिल के हिसाब से रिव्यू होगा। 2020 में रिव्यू हुआ, एडवर्स फाइंडिंग निकला, 2022 में दोबारा से फ्रॉड के चांसेस भी दिखे, तो हो सकता है 3 साल तक वेट ना करें, 2022 में दोबारा रिव्यू करा ले, और 3 से ज्यादा ऑडिट एंगेजमेंट भी वहां पे सेलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि 2021 के रिव्यू में एडवर्स फाइंडिंग निकला था। तो कहानी क्या बनती है कि नॉर्मली अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ ए ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू में भी सिलेक्टेड, अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग नहीं है बिल्कुल भी तो मैक्सिमम एक ऑडिट एंगेजमेंट सिलेक्ट किया जा सकता है, और अगर एडवर्स फाइंडिंग है तो 3 से भी ज्यादा ऑडिट एंगेजमेंट सिलेक्ट किया जा सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू टीम, रिव्यू में कितने लोग होंगे डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ऑब्लिक द एंटिटीज अंडर रिव्यू। The composition of the team mandatorily headed by a technical reviewer impaneled with the quality review board may also include up to 5 assistants engaged by the technical reviewer as may be fixed by the board in each case on need basis। अब यहां पे देखना, जो हमने 3 असिस्टेंट डिस्कस किया था ना कि 3 असिस्टेंट्स तक के काम को यूज किया जा सकता है, आपको 3 असिस्टेंट्स कैन बी इंक्लूडेड एंड कैन बी एंगेज बाय द टेक्निकल रिव्यूअर, उस 3 असिस्टेंट को यहां पे 5 कर दिया गया है, दे हैव मेड इट 5। I have also confirmed from the ICI स्टडी मटेरियल, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था बिकॉज अभी तक का जो रिसेंट स्टडी मटेरियल था उसमें 3 असिस्टेंट था, और जो भी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आईसीआई ने रिलीज करा है उसके अंदर आईसीआई ने 5 असिस्टेंट कर दिया, राइट, दे हैव डन इट 5 असिस्टेंट, तो ये 5 असिस्टेंट ही होगा, और ऊपर भी जहां अपन ने 3 असिस्टेंट किया था ना वहां भी आप उसको 5 कर दीजिएगा, तो ऊपर भी जहां हमने डिस्कस किया था कैन टेक द हेल्प अप टू 3 असिस्टेंट, वहां आप उसको भी 5 कर दीजिएगा, और ऊपर जो कंपैरेटिव चार्ट के अंदर भी हमने देखा था वहां भी उसे 5 कर दीजिएगा, तो टोटल कुल मिलाकर 5 असिस्टेंट्स तक का काम यूज किया जा सकता है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, क्योंकि अभी आईसीआई स्टडी मैट के अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है, तो they may include up to 5 assistants engaged by the technical reviewer, and however no firm of chartered accountants may be included as a member of the review team। तो ये क्या हो गया, composition of the review team हो गया। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, once noted down, selection of audit firms।
फाइनली कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिपोर्टिंग बाय द रिव्यूअर। तो रिव्यूअर सबसे पहले कंक्लूजन्स ड्रॉ करके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करेगा। ही इज गोइंग टू इशू ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। उसके बाद रिमार्क्स कंसिडर करने वाला ऑडिट फर्म का, और फाइनली एक फाइनल रिपोर्ट इशू करने वाला है। क्लीन रिपोर्ट इशू किया मतलब स्टेट ऑडिट पूरा का पूरा क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से हुआ है एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विसेज को एडहर टू कर रहा है। एंड वो रिपोर्ट को क्वालिफाई कब करेगा भाई? या तो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हुआ है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कमी है, लॉ रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुआ है, तब जाकर वो रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा। एकदम लॉजिकल सा चीज है ना? तो the reviewer, based on the conclusions drawn from the review, shall issue a preliminary report and subsequently the final report. A clean report indicates that the reviewer is of the opinion that the stat audit is being conducted in a manner that ensures the quality of audit services rendered. लेकिन वो क्वालिफाई कब कर सकता है रिपोर्ट? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 4 नंबर का। बताइए रिपोर्ट को क्वालिफाई कब किया जा सकता है? तो 4 पॉइंट है। पहला, नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर रेलिवेंट गाइडेंस। दूसरा, नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डिजाइन डेफिशिएंसी। एंड चौथा, नॉन कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मतलब आई थिंक आपको तो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना था, नहीं किया, रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा रिव्यूअर। लॉज रेगुलेशन कंप्लाई करना था, नहीं किया, रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा रिव्यूअर। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, डेफिशिएंसी है, रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कंप्लाई करना है, नहीं किया, वो रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा। तो 4 पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट एज इट इज याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है, टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। अब रिव्यूअर को डिसाइड करना है कि उसको क्लीन रिपोर्ट देना है या रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है, क्लीन रिपोर्ट देना है या क्वालिफाइड रिपोर्ट देना है। तो इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रिपोर्ट वो कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखेगा? एकदम सिंपल सा चीज है यार। अगर वो रीजनेबल एश्योरेंस ले पा रहा है कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हुआ है तो वो क्लीन रिपोर्ट देगा। अगर वो रीजनेबल एश्योरेंस ले पा रहा है कि जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है उसने इंडिपेंडेंटली काम किया है, उसने लॉ रेगुलेशन कंप्लाई किया है, उसने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है, उसने टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किया है, तो वो क्लीन रिपोर्ट देगा। और अगर एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा इन चीजों के बारे में, राइट, कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्लेस में नहीं है, स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, एंड जो एप्रोप्रिएट स्टाफ है वो असाइन नहीं किया जा रहा काम के लिए, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया गया है, सो इन दैट सिचुएशन वो क्वालिफाइड रिपोर्ट कंसिडर करेगा। एकदम सिंपल है। मतलब ये तो रटने की जरूरत नहीं है ना यार, तुम हर क्वेश्चन रटोगे थोड़ी, ये तो लॉजिकली तुम लिख सकते हो। तो टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इश्यूड, in deciding on the type of report to be issued, a reviewer should consider the evidence obtained and should document the overall conclusions with respect to the year being reviewed. Whether quality control of the audit firm under review design provides the firm with reasonable assurance that relevant guidance and laws and regulations have been followed. क्या वो reasonable assurance मिल पा रहा है कि law regulation comply हो रहा है? वो जो पर्सनल है ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के, क्या वो सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंप्लाई कर रहे हैं? दैट इज नीडेड for the adherence of quality control norms, that is needed for the compliance of technical standards. क्या इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू मेंटेन किया जा रहा है इन कंडक्टिंग द ऑडिट? क्या उन लोगों ने अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है? क्या उन लोगों ने एप्रोप्रिएट एक्सपर्टाइज हायर किया है? क्या उन लोगों ने प्रॉपर कंसल्टेशन लिया है? क्या उन लोगों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है? क्या ऑडिट फर्म ने लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस इंश्योर किया है? और ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल्स है उनका खुद का, क्या वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है? और क्या वो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं? तो इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए डिसाइड किया जाएगा कि क्लीन रिपोर्ट इशू करना है या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। अगर आपसे पूछा जाए क्वालिफाइड ओपिनियन कब देगा रिव्यूअर, तो ये 4 पॉइंट पूछा जाए। टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशू, कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिव्यूअर रिपोर्ट इशू करेगा, तो इसके अंदर ये और ब्रॉडली हमने सारी चीजें कवर कर दी। बट है तो एकदम लॉजिकल, है तो एकदम सिंपल। आई डोंट थिंक इसमें रखने का कुछ है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिव्यूअर रिपोर्ट। रिव्यूअर रिपोर्ट का बेसिक एलिमेंट क्या है जो रिव्यूअर रिपोर्ट जारी करेगा? उसमें मेनली दो ही चीजें होगा, वो 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज, और दूसरा, एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एडप्टेड बाय द ऑडिट फर्म इन कंडक्टिंग द ऑडिट। तो एक हो गया कंपनी, दूसरा हो गया फर्म, राइट, एक हो गया कंपनी, दूसरा हो गया फर्म। तो पहला, एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज, दूसरा, एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एडप्टेड बाय द फर्म इन कंडक्टिंग द ऑडिट।
तो अगर एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ रिव्यू, अगर लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट कंसिस्टिंग दैट लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुआ है, क्या क्या नॉन कंप्लायंस है। अगर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट कंटेनिंग की टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हुआ, क्या क्या नॉन कंप्लायंस है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैंने इसको एक सेंटेंस में दिया है बट आप इसको फर्दर 3 पॉइंट्स बना सकते हो। दैट द एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज विल कंसिस्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1 रेफरेंस टू स्कोप ऑफ वर्क, point number 2 statement containing lack of compliance with technical standards, and point number 3 statement containing lack of compliance with relevant laws and regulation. उसके बाद हो गया सेकंड पार्ट, एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म इन कंडक्टिंग द ऑडिट। राइट, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर जैसे ऑडिट रिपोर्ट में होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट में अपन लिखते हैं कि मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ऑडिटर का जिम्मेदारी तो ऑडिट करना था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया है वो एफआरएफ के हिसाब से है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से है, कुछ इसी तरीके से है। यहां पे भी यहां पे क्या होगा, एक स्टेटमेंट आएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। तो यहां पे वी आर गोइंग टू इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू इंडिकेट दैट द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। वी आर गोइंग टू इंक्लूड एन ओपिनियन दैट इज गोइंग टू स्टेट कि जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, दैट मीन्स द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। राइट, यहां पे एक स्टेटमेंट आने वाला है जिसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू की जिम्मेदारी है क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करना, और उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर किया है, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया है। तो एक तरीके से जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सारा पार्ट आता था ना कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो यहां पे ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू का जिम्मेदारी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करना, उसको अबाइड करना, राइट, प्रॉपर स्टैंडर्ड से मीट करना, वो सारा कुछ आ जाएगा। सिमिलर टू देयर वो सारा कुछ आ जाएगा। अगर रिव्यूअर कंक्लूड करता है मॉडिफिकेशन जरूरी है तो रीजन फॉर मॉडिफिकेशन भी आ जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पहले इश्यू हुआ था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का भी रेफरेंस आ जाएगा कि पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में हमने क्या दिया था, फिर ऑडिट फर्म से क्या रिमार्क, फिर सामने से क्या रिमार्क आया था ऑडिट फर्म से, तो रेफरेंस टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आ जाएगा। तो अगर एलिमेंट्स ऑफ रिव्यू रिपोर्ट की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले एलिमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज और दूसरा एलिमेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म इन कंडक्टिंग द ऑडिट। तो ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज में तो स्कोप ऑफ रिव्यू, statement containing lack of compliance with technical standards, and statement containing lack of compliance with relevant laws and regulation। और elements relating to quality control framework adopted by audit firm की बात करें तो इंडिकेशन की हाँ भाई ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है। एक स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। ओपिनियन रिगार्डिंग कि जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है वो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के हिसाब से है, अगर मॉडिफिकेशन जरूरी है तो रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, एंड रेफरेंस टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो ये सारा कुछ यहां पे रिपोर्टिंग में आ जाएगा। मे बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। What are the actions that may be recommended by the quality review board? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फाइनली क्या क्या एक्शंस रिकमेंड कर सकती है? तो देखो, जो बेस था क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करवा सकता है सीए के अगेंस्ट। अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कराएगा सीए के अगेंस्ट तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को ये जो केस है डायरेक्टर डिसिप्लिन को रेफर करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर याद करो सेक्शन 21। तो अगर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड चाहता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सीए के अगेंस्ट फॉर द नॉन कंप्लायंसेस तो वो केस को रेफर कर देगा टू द डायरेक्टर डिसिप्लिन अंडर सेक्शन 21 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। उसके बाद जो भी नॉन कंप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल पता चला कि नॉन कंप्लायंसेस है ना, तो मान लो कि लेट अस से जिस फलाने कंपनी का रिव्यू है, पता चला कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुआ, तो उसका जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल नफरा ने बोलकर रिव्यू कराया था एक लिस्टेड एंटिटी का और पता चला कि वहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड निकला है, तो वहां पे क्या होगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेबी को बता देगा। कोई बैंकिंग कंपनी का रिव्यू है नफरा के बोलने पे, तो वहां पे जो नॉन कंप्लायंस है उसके बारे में आरबीआई को इन्फॉर्म कर देगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो इन्फॉर्मिंग द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी बॉडी, intimating to the concerned auditor as well the findings of the report as well as action initiated। ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फाइंडिंग्स क्या क्या है और क्या एक्शन इनिशिएट किया जा रहा है। एंड कंसिडर द मैटर्स कंप्लीटली एंड इन्फॉर्म द ऑडिट फर्म अकॉर्डिंगली, पूरे मैटर्स को कंसिडर करके अकॉर्डिंगली ऑडिट फर्म को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हमने क्या एक्शन लिया है।
तो actions that may be recommended by the quality review board referring the case to the director discipline or the institute for necessary action under the Chartered Accountants Act. दूसरा, informing the details of non-compliances to the regulatory bodies relevant to the enterprise. तीसरा, intimating the concerned auditor as to the findings of the report as well as the action initiated. और चौथा, consider the matter completely and inform the audit firm accordingly. फिर ना illustrative qualifications दिए कि अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है और उस वजह से रिव्यूअर ने क्वालिफाई किया रिपोर्ट को, तो इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस दिया है कि कब क्वालिफिकेशन जारी किया जा सकता है. सिमिलरली अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और उस वजह से रिव्यूअर ने क्या किया, रिपोर्ट को क्वालिफाई किया है, तो कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं कि कब क्वालिफिकेशन जारी किया जा सकता है. तो दिस आर नथिंग बट द इंस्टेंसेस ऑफ पार्टिकुलर एसेस, इंस्टेंसेस ऑफ पार्टिकुलर एएस, है ना. तो पार्टिकुलर एसेस का इंस्टेंट है कि फॉर एग्जांपल ऐसे 250 के हिसाब से क्या करना चाहिए था, ऑडिट फर्म को प्रॉपर एविडेंस लेना चाहिए था कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हुआ कि नहीं, लीगल एडवाइस लेना चाहिए था, बट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिया ही नहीं, लीगल एडवाइस लिया ही नहीं. ऐसे 230 के हिसाब से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए था, बट ऑडिट फर्म ने तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ही नहीं किया. क्या नहीं किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ही नहीं किया. ऐसे 240 के हिसाब से ऑडिट फर्म को फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए था, और जब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिले तो उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए था. लेकिन पता चला कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं किया गया. जब फ्रॉड रिस्क मिला तो आगे प्रोसीजर्स फॉलो ही नहीं किए गए. तो ये इलस्ट्रेशन है स्पेसिफिक एसेज के, है ना, इलस्ट्रेशन है स्पेसिफिक एसेज के. ऐसे 505 के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना होता है डेटर वगैरह से, लेकिन पता चला कि भाई ऑडिट फर्म ने कोई कंफर्मेशन वगैरह लिया ही नहीं. तो इस तरीके से ना यहां स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिए हैं कि विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कब कब क्वालिफिकेशन जारी किया जा सकता है. तो आप इसको गो थ्रू कर लोगे और गो थ्रू करके यू विल रिमेंबर एनी 8 पॉइंट्स, कोई भी 8 पॉइंट याद कर लोगे. इजी है याद करना, मेहनत नहीं करना, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपको आता है और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग से ही ना सारा स्पेसिफिक केसेस पॉइंट आउट किया हुआ है कि दिस आर द स्पेसिफिक केसेस जिसके रिस्पेक्ट में क्वालिफिकेशन जारी कर सकता है रिव्यूअर विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स. तो आप एक बार रीड कर लीजिए और अपने हिसाब से जो भी आपको 8 सिंपल पॉइंट लगता है, फ्रॉड का है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, जो भी आपको सिंपल लगता है कि आपको लगता है मेरे को याद रह जाएगा, तो वैसे कोई भी 8 पॉइंट याद कर लीजिए. और फिर दिया हुआ इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो सिमिलरली यहां पे दिया हुआ है कि एएस कंप्लाई नहीं होने पे कब कभी इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री ट्रेडेड गुड्स का अलग से दिखाना होता है, फिनिश गुड्स का अलग से दिखाना होता है, राइट. लेकिन पता चला कि ट्रेडेड गुड का इन्वेंट्री फिनिश गुड के साथ एक साथ दिखा दिया गया, अलग अलग करके नहीं दिखाया. तो दैट कैन बिकम ए रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन, राइट, दैट कैन बिकम ए रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन. जो कैश फ्लो का कंपोनेंट होता है AS3 में दिया हुआ है कि किस तरीके से कैश फ्लो के कंपोनेंट्स को डिस्क्लोज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS3, लेकिन पता चला कि प्रॉपर वे से डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो दैट कैन बिकम वन ऑफ द रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन. रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 के हिसाब से अच्छे से नहीं हुआ, दैट कैन बिकम ए रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन. लीजेस का अकाउंटिंग जो होता है AS19 के हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, दैट कैन बिकम ए रीजन फॉर क्वालिफिकेशन. इंश्योरेंस क्लेम मिला बट इंश्योरेंस क्लेम का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, दैट कैन बिकम ए रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन. तो यहां पे इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस दिया है, इसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे, इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कभी कभी ये क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि कुछ इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस बता दो, कुछ इलस्ट्रेटिव केसेस बता दो कि ऐसे कंप्लाई नहीं हुआ तो रिव्यूअर कब कब रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है. कुछ इलस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस बता दो कि अगर AS कंप्लाई नहीं हुआ तो रिव्यूअर कब कब रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है, राइट. So these are the various topics that you need to remember in this very chapter, that is the quality review chapter. एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. और peer review, quality review दोनों चैप्टर आपको हमेशा साथ में पढ़ना होता है. एक चीज दोबारा से क्लैरिफाई कर रहा हूं, आज की तारीख में 5 असिस्टेंट्स तक को इंक्लूड किया जा सकता है इन क्वालिटी रिव्यू. टेक्निकल रिव्यूअर 5 असिस्टेंट्स तक को इंक्लूड कर सकता है अपने कोर टीम में. पहले 3 था, तो मेरे बुक में भी एक आधा जगह 3 लिखा हुआ है और डिस्कशन करते वक्त भी एक आधा जगह मैंने 3 डिस्कस किया है, बट अब वो 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो उस चीज को खाली सही कर लेना.